गुड इवनिंग निहारिका, यसी कल्पना। गुड इवनिंग सर। ओके। कहाँ तक हुआ था उस दिन लास्ट सेक्शन? सर 426। 426। सर 425 तक हुआ था शायद। ओके, रुको एक हाँ सेकंड देखने सॉरी का। सर, हाँ 425 तक हुआ था कंप्लीट। ओके, 425 तक हुआ था। समरी डिसमिसल ऑफ अपील। ठीक है, फिर हम लोग 426 से पढ़ते हैं। कोई डाउट अगर आया हुआ है क्या किसी सेक्शन में? ऐसी कोई डाउट अगर आया है क्या? नो सर। ए, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं 426 से। और 425 हम लोग डिस्कस किए थे, समरी डिसमिसल ऑफ अपील का। कि अपील जब लगता है कि इंटरफेयर करने का कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा होता है अपीलेट कोर्ट को, तो वो समरी डिसमिसल कर देता है, डिस्पोज कर देता है अपील को। बट हमने देखा था कि इसका एक्सेप्शन है कि समरी डिसमिसल करने से पहले क्या करना होता है, एक्यूज जो अपीलेंट है उसको सुनना पड़ता है, उसकी बातों को सुनना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दी जाती है कि ताकि उनकी बातों को सुनी जाए। लेकिन अगर अपीलेंट जेल में था, तो उसमें ऑप्शन थी कि पहला तो उसका भी जनरल रूल था कि उसको सुनिए, अपीलेंट जेल में भी है तो उसको सुनिए। बट उसको बुलाने में अ, उसको अगर लग रहा है कि उसको बुलाने में बहुत दिक्कतें आने वाली, इनकन्वीनियंस आने वाली, और उस इनकन्वीनियंस को झेलना प्रोपोर्शनेट नहीं दिख रहा है, वो इतना बड़ा कोई केस नहीं है, एक तो फ्रिवलस केस लग रहा है, या उसको बुला करके सुनना इनकन्वीनियंट बहुत कॉज करने वाला है, और वो इनकन्वीनियंस कोर्ट लेना नहीं चाहता है एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। देन जो है, बिना उसको सुने हुए भी, बिना किसको सुने हुए, उस अपीलेंट को सुने हुए जो कि जेल में है, भी क्या किया जा सकता है, समरी डिसमिसल ऑफ अपील किया जा सकता है। यही था ना यसी? यस सर। ओके, ये तो समरी डिसमिसल हो गया कि जब लगा कि इंटरफेयर करने का कोई ग्राउंड नहीं। बट ऐसे भी सिचुएशन रहेगी जब लगेगा कि इंटरफेयर करने का ग्राउंड है, तो समरी डिसमिसल क्या होगा, नहीं होगा, समरी डिसमिसल नहीं होगा। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं 426, सेक्शन 426। कल्पना, बैरक खोली हुई हो? यस सर। ओके ओके, ठीक है। 426 देखो, प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरी। हेडिंग से ही क्लियर है कि जब समरी डिसमिसल नहीं होगा तब क्या प्रोसीजर होगा। जब समरी डिसमिसल नहीं हुआ 425 के अंडर में, देन क्या प्रोसीजर होगी? तो अब देखते हैं क्या प्रोसीजर होगी। इफ द अपीलेट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील समरीली, मतलब डिसमिस, समरी डिसमिसल नहीं हुआ, इट शैल कॉज नोटिस ऑफ time and place at such appeal at which such appeal will be heard to be given। मतलब अब समरी डिसमिसल हुआ नहीं तो क्या करेगा, अब सुनने वाला है, प्रोसीड करने वाला है आगे, तो किस समय पे वो सुना जाएगा, किस जगह पे सुना जाएगा अपील, इसकी जानकारी दी जाएगी पार्टीज को। ठीक है, अब वो अपील किस जगह पे सुनी जाएगी और किस समय पे सुनी जाएगी, किस दिन सुनी जाएगी, इसकी जानकारी, इसकी नोटिस दी जाएगी पार्टीज को, ताकि पार्टीज उस दिन अपियर हो और अपनी अपनी बातों को रिप्रेजेंट करे। क्यों? क्योंकि समरी डिसमिसल नहीं हुआ। जज को ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटरफेयर करने का ग्राउंड नहीं है, जज को लग रहा है कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड है कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं, जो जजमेंट है लोअर कोर्ट का उसमें इंटरफेयर करने के लिए ग्राउंड लग रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वो टाइम एंड प्लेस इंटीमेट करेगा, नोटिस देगा किसको, पार्टीज को। तो इट शैल कॉज नोटिस ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस का नोटिस, कौन सा टाइम एंड प्लेस का, जहां पे अपील सुनी जाने वाली है उसको, वो किसको दिलवाएगा, टू बी गिवन, फर्स्ट में लिखा हुआ है टू द अपीलेंट और इज एडवोकेट। अपीलेंट मतलब जिसने अपील फाइल किया हुआ है, जिसने अपील फाइल किया है उसी को अपीलेंट कहते हैं। ओके,
कुछ भी जो पिटीशन फाइल करता है उसको पिटीशनर कहते हैं। यहाँ एक स्पेशल टाइप ऑफ पिटीशन जिसका नाम है अपील, वो फाइल किया गया है। तो है तो ये भी एक पिटीशनर ही जो अपील फाइल किया है, लेकिन इस पिटीशन का भी एक स्पेशल नाम अपील दिया जाता है, इसलिए इसको अपीलेंट कहते हैं। ठीक है, जो भी अपील फाइल करते हैं उसको अपीलेंट कहते हैं, या पिटीशनर भी है, जो भी पिटीशन फाइल करता है उसको पिटीशनर कहते हैं। तो टू द अपीलेंट और एडवोकेट, जिसने अपील फाइल किया है उससे या उसके एडवोकेट को क्या दी जाएगी, नोटिस दी जाएगी। किस चीज की नोटिस, किस दिन और किस जगह पे आपको आनी है, ठीक है, किस लिए अपील को सुनी जानी है उस दिन। सेकंड में है टू सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अपॉइंट किया हुआ है कि इस खास ऑफिसर को भी जानकारी देनी है अपील के बारे में आपको, कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है जो कि अपील रिगार्डिंग केस सुनने वाला है, कोई प्रोसिक्यूटर ही है या कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड किया हुआ है कि ये अपील में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको भी देनी है। इफ द अपील इज फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन इन केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, तो कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट होगी तो किसको देनी पड़ेगी, कंप्लेनेंट को देनी पड़ेगी, टू द कंप्लेनेंट, क्योंकि केस कंप्लेंट इंस्टीट्यूट हुआ था तो कंप्लेनेंट को देने की बात कर रहा है। तो यानी कि जो जो एसोसिएटेड है, जो जो आके एक्चुअली अपने बातों को रखने वाले हैं, जिनकी जरूरी है उस अपील में सुनी जाने की दोनों पार्टीज के, उनको देने की बात की जा रही है। इफ द अपील इज अंडर सेक्शन 418, 418, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि सजा कम इम्पोज हुआ है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड पे अपील फाइल करता है, 418 हमने पढ़ा था। तो अगर उस सेक्शन की अपील है या 419 की अपील है, एक्विटल के अगेंस्ट वाली अपील, एक्विटल के अगेंस्ट वाली अपील टू द एक्यूज, तो एक्यूज को भी देनी पड़ेगी। एंड शैल आल्सो फर्निश such officer complainant and accused with a copy of the ground of appeal। ठीक है, 418 और 419 वाले केस में बताया एक्यूज को भी देनी पड़ेगी। अब एक्यूज के खिलाफ, एक्यूज पे जो सजा इंपोज हुआ है उसको बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आगे जा रहा है, तो भाई एक्यूज को भी जानकारी चाहिए ना, वो भी तो अपनी बात रखेगा ना कि सजा नहीं बढ़ानी चाहिए, तो उसको भी जानकारी चाहिए, इसलिए उसको दी जाएगी। या एक्विटल हुआ है, एक्विटल के अगेंस्ट अपील हो रहा है, तो एक्यूज को जानना जरूरी है कि हाँ उसको खुद को डिफेंड करेगा फिर से अपीलेट कोर्ट में, तो इसलिए बोला 418 हो या 419 हो, उस केस में एक्यूज को भी एक्यूज को दी जाएगी, और जिस ग्राउंड पे अपील फाइल किया गया है उसकी कॉपी भी सबको दे दी जाएगी। जिस ग्राउंड पे इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड पे फाइल किया गया हुआ है, लीगलिटी ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड पे फाइल किया था, जो भी मेन ग्राउंड है अपील का, जो भी अपीलेंट का जो मेन ग्राउंड है अपील का, उसकी कॉपी भी दी जाएगी, ताकि सबको पता चले कि क्या ग्राउंड है अपील का, ताकि वो मैटर वो लोग प्रिपेयर करके आएंगे अपनी बात को डिफेंड करने के लिए या प्रपोज करने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? सुचेता, निहारिका, निहारिका, ओके। हाँ, तो किसको किसे देने हैं और क्यों देनी है समझ में आ गई। सारे पार्टीज को, जो भी कंसर्न पार्टीज है वो अपनी बातें रखें, इसलिए सबको देनी जरूरी है। अब है बहुत ही आसान है, सब सेक्शन 2 है, the appellate court shall then send for the record of the case, मतलब जो भी रिकॉर्ड ऑफ केस है, जो ओरिजिनल केस का रिकॉर्ड है वो मंगवाएगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस है shall then send for the record of case, तो यहाँ सेंड का मतलब है कि रिकॉर्ड केस का मंगवाना। ठीक है, कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द केस उसे मंगवाएगा, क्योंकि वो अपील सुनने वाला है। अब उसने समरी डिसमिसल नहीं किया, अब वो अपील पे सुनने वाला है, पार्टीज को भी बुलावा दे, सबको बुलावा भी दे दिया है, तब उसके पास भी तो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अपीलेट कोर्ट के पास जो भी केसेस हुई है, जो ट्रायल कोर्ट के पास रिकॉर्ड है, वो अपीलेट कोर्ट के पास होनी चाहिए, तो उसे मंगा लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अपीलेट कोर्ट जो भी केस का रिकॉर्ड है उसे मंगवाएगा। ठीक है, इफ सच रिकॉर्ड इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल इन दैट कोर्ट, अगर वो नहीं पहुंचा है अभी तक, तो पहुंच गया ऑलरेडी तब तक कोई बात ही नहीं पहुंचा है तो, एंड हियर द पार्टी, देन पार्टीज को सुनेगा। तो सबसेक्शन 2 यही है कि पार्टीज को सुनने से पहले सारे रिकॉर्ड्स मंगवा लेगा और सारे रिकॉर्ड्स मंगवा करके पार्टी को सुनेगा। Provided that if the appeal is only as to the extent or legality of sentence, the court may dispose of appeal without sending for the record। मतलब कि अगर वो अपील का ग्राउंड क्या है, बस एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस है या लीगलिटी ऑफ सेंटेंस है। कल भी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड पे भी अपील होती है, एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस या लीगलिटी ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अगर बस एक्सटेंट पे सुनी जा रही है कि सजा कम है ज्यादा है, लीगलिटी ऑफ सेंटेंस, सजा लीगल है ही या नहीं है, इस पे सुनी जा रही है, तो इस अगर इस चीज पे अपील, ये अपील का ग्राउंड है, इस पे अपील सुनी जानी है, देन जरूरी नहीं है कि सारी रिकॉर्ड मंगवाई जाए।
जरूरी नहीं है कि रिकॉर्ड मंगवाई जाए। ओके, तो वही प्रोवाइजो में लिखा हुआ एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या था कि सुनने से पहले क्या करना है, सारे रिकॉर्ड्स को मंगवाना है। जो ट्रायल कोर्ट है वहां से सारे रिकॉर्ड को, ओरिजिनल रिकॉर्ड को केस के मंगवाना है। बट इसका एक्सेप्शन हो गया कि अगर अपील का ग्राउंड एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस है या लीगलिटी ऑफ सेंटेंस है मियरली, देन इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस। ठीक है, यस सी? Yes, sir. ओके, देन लिखा हुआ है कोर्ट में डिस्पोज ऑफ द अपील विदाउट सेंडिंग फॉर द रिकॉर्ड। इसका मतलब हुआ विदाउट कॉलिंग फॉर द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द केस, बिना ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द केस मंगवाए हुए। ठीक है, सबसेक्शन 3, where the only ground for appeal from a conviction is the alleged severity of sentence। मतलब sentence severe है या नहीं है। The appellant shall not, except with the leave of the court, urge or to be heard in support of any other ground। देखिए, अगर अपीलेंट ने अपील फाइल किया था किस ग्राउंड पे? अपीलेंट ने अपील फाइल किया था सिवियरिटी ऑफ द सेंटेंस के ग्राउंड पे। मतलब सेंटेंस सीवियर है कि नहीं है, मतलब सेंटेंस को बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, ये वाला ग्राउंड था कि इसको बढ़ा दीजिए या इसको घटा दीजिए। तो क्या कही जा रही है इसमें कि अपीलेंट को और किसी ग्राउंड पे नहीं सुनी जाएगी, और सुनी जाएगी कब? जब कोर्ट परमिशन दे दे। तो अपीलेंट शैल नॉट एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट urged or to urge or be heard in support of any other ground। किसी और ग्राउंड पे अपीलेंट को मौका नहीं दिया जाएगा कि अपनी बात रखे, लेकिन ये कर सकता है वो कोर्ट के परमिशन से, एक्सेप्ट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। मतलब अगर कोर्ट परमिशन दे दे, लीव दे दे कि अदर ग्राउंड पे भी कुछ आपको कुछ बातें रखनी है तो रखिए, तो रख सकता है। बट अगर ओनली ग्राउंड सिवियरिटी ऑफ सेंटेंस था फॉर फाइलिंग अपील, देन सुनी भी उसी ग्राउंड पे जाएगी, अदर ग्राउंड पे तभी सुनी जाएगी जब कोर्ट क्या कर दे? परमिशन दे दे। ओके सुचेता? तो ये बहुत ही जनरल सेक्शन है, आसान है, इसमें नथिंग टेक्निकल। ये आपको बस एक प्रोसीजर मियर दिया हुआ है कि अगर समरी डिसमिसल नहीं हो रहा है अपील का, तो क्या करना है, अपीलेट कोर्ट क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है सारे रिकॉर्ड्स मंगवाएगा और फिर सुन लेगा केस को। पार्टीज को उससे पहले नोटिस दे रहा था कि हाँ इस जगह पे इस दिन आ जाइए, और उस दिन वो लोग आएंगे, और आने से पहले वो सारे रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिया है, उस दिन सबको सुन लेना है। ठीक है, अब देखिए 427 इंपॉर्टेंट है, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। 427 पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। ओके, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट प्री में पूछी जाती है कि पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट किस सेक्शन में है, तो ये बतानी होती है आपको किस सेक्शन में। आइए देखते हैं क्या क्या पावर है। आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड एंड हियरिंग द अपीलेंट और हिज एडवोकेट इफ ही अपीयर्स and the public prosecutor if he appears in the case of an appeal under section। बहुत ही बेकार की बातें लिखी हुई है, लिखा हुआ है द अपीलेट कोर्ट में, मतलब सबको सुनने के बाद, ऊपर जो लिखा हुआ है कि सबको सुनने के बाद अपीलेट कोर्ट क्या क्या कर सकता है, तो क्या क्या कर सकता है वो पावर नीचे दी गई है। चाहे जिसको जिसको जो आए हैं उसको सुनने के बाद, जो नहीं है उसको कहाँ से सुनेगा? नोटिस तो दिया गया था, नहीं है नहीं सुनेगा। जिसको जो भी आए उन लोगों को सुन लेने के बाद, सारे चीजों को कलेक्ट कर लेने के बाद अपीलेट कोर्ट क्या क्या कर सकता है, वो उसकी पावर है। लिखा हुआ है द अपीलेट कोर्ट में if it considered that there is no sufficient ground for interfering dismiss the appeal। सब कुछ सुन लेने के बाद अपीलेट कोर्ट को लगता है कि अब इंटरफेयर करने का ग्राउंड नहीं है सफिशिएंट, तो क्या कर देगा? अपील को डिसमिस कर देगा, अपील को डिसमिस कर देगा। ठीक है, तो ये अपीलेट कोर्ट क्या करेगा? अगर लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग नहीं है तो अपील को डिसमिस कर देगा। ओके, लेकिन और में और क्या कर सकता है? हो सकता है सफिशिएंट ग्राउंड है, उसको लग रहा है कि ये करना चाहिए, तो अब जो जो कर सकता है अब पावर दी गई है। सबसे पहला तो वही हो गया कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, डिसमिस कर देगा। सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इंटरफेयर करने का, तो डिसमिस कर देगा अपील को। या उसके अलावा और क्या क्या कर सकता है, तो एक नंबर से देखते चलिए। ए नंबर में लिखा हुआ है इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। कोई एक्विटल का अपील है तो क्या करेगा? उसको रिवर्स कर सकता है। सच ऑर्डर एंड डायरेक्ट दैट फर्दर इंक्वायरी बी मेड, फर्दर इंक्वायरी का आदेश दे सकता है। तो ये आपको याद वाद कुछ नहीं करना है, बेसिकली कुछ भी कर सकता है। ठीक है, रीट्रायल का भी आदेश दे सकता है, तो ये आपको याद रखना है कि रीट्रायल का आदेश दे सकता है कि नहीं, अपीलेट कोर्ट दे सकता है। फर्दर इंक्वायरी का आदेश दे सकता है कि नहीं, अपीलेट कोर्ट दे सकता है। ओके, रिवर्स कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। अगर अपीलेट कोर्ट को ये सब पावर होती ही नहीं तो फिर वो अपीलेट कोर्ट कहाँ ही क्यों जाता, और वहां पे सुनी ही क्यों जाती। और कमिटेड फॉर ट्रायल, कमिट कर सकता है एज द केस में बी, और फाइंड हिम गिल्टी, उसको गिल्टी हेल्ड कर सकता है, एंड पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ।
तो बेसिकली सब कुछ कर सकता है, उसको गिल्टी विल्टी भी हेल्ड कर सकता है। लेकिन एक्विटल का अपील था तो गिल्टी हेल्ड कर सकता है एंड पास सेंटेंस ऑन इट अकॉर्डिंग, और सेंटेंस भी पास कर सकता है। ओके तो अगर एक्विटल का अपील हो तो बताया क्या क्या कर सकता है, रिवर्स करेगा, रीट्राई कर सकता है, फर्दर इंक्वायरी आदेश दे सकता है, उसको गिल्टी हेल्ड कर सकता है, उसको एक्विट किया गया था नीचे के कोर्ट द्वारा, अब ये गिल्टी हेल्ड कर सकता है, उसको सेंटेंस इंपोज कर सकता है। ओके अब बी में दिया हुआ है कि कन्विक्शन का अपील है, इन एन अपील फ्रॉम में कन्विक्शन, कोई कन्विक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट का अपील है। इसमें भी क्या क्या कर सकता है, लिखा हुआ है रिवर्स कर सकता है, मतलब उसको कन्विक्ट से एक्विट कर सकता है, एंड सेंटेंस एंड एक्विट और डिस्चार्ज, मतलब कुछ भी कर सकता है, एक्विट कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, डिस्चार्ज भी कर सकता है। ठीक है, डिस्चार्ज अंडरलाइन कर लीजिए। ओके डिस्चार्ज को अंडरलाइन कर लीजिए, एक्विट तो करेगा ही, डिस्चार्ज भी कर सकता है। एक्विट और डिस्चार्ज द एक्यूज्ड और ऑर्डर हिम टू बी रिट्रायल, रिट्रायल हो सकता है, ऊपर भी मैंने बता दिया है, बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट, बोल देगा कि कोई कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है वो रिट्रायल करे। ठीक है, अपीलेट कोर्ट आदेश देगा कि ये कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है, ट्रायल कोर्ट, वो रीट्रायल करे, फिर से ट्रायल करे टू सच अपीलेट कोर्ट और कॉम्पिटेंट फॉर ट्रायल, मतलब उस अपीलेट कोर्ट का कोई जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो कि कॉम्पिटेंट है ट्रायल के लिए, उसको आदेश दे देगा रीट्रायल करने की। इसमें भी याद करने वाली कुछ नहीं है, सब कुछ करने की ही बात की गई है। फिर देखिए 2 में लिखा हुआ है कन्विक्शन की ही अपील का सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, अल्टर द फाइंडिंग, फाइंडिंग को अल्टर कर सकता है, मतलब अल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस मेंटेन करते हुए फाइंडिंग को अल्टर कर सकता है। हो सकता है कि सेंटेंस 6 साल का था, अभी भी 6 ही साल का दिया हो, लेकिन फाइंडिंग अल्टर कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए जो बेसिस ऑफ सेंटेंस था वो बदल दे, जो जिस सेंटेंस का जो बेस बना था वो बदल दे, या हो सकता है सेक्शन बदल दे, पहले जिस किसी और सेक्शन के अंडर में ऑफेंस हुआ था अब किसी और सेक्शन के अंडर में ऑफेंस हुआ, तो ये भी कर सकता है कि सेंटेंस बिना बदले उसके बाकी चीजों को बदल सकता है, जिस बेसिस पे वो सेंटेंस दिया गया वो बदल दे, सेक्शंस चेंज कर दे। इसलिए कहा गया है कि फाइंडिंग को बिना अल्टर किए हुए भी सेंटेंस को बदली जा सकती है। जिस रीजनिंग को दिया गया, जो लीगल रीजनिंग अप्लाई किया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा वो सेंटेंस देने में, वो लीगल रीजनिंग चेंज करते हैं। ओके लीगल रीजनिंग चेंज करते हैं, लेकिन वो चेंज करने के बाद भी कोर्ट को लग रहा है कि अप्रोप्रिएट सेंटेंस दी गई है, तो ये बात लिखी हुई है कि सेंटेंस को बिना बदले हुए भी लीगल रीजनिंग को बदली जा सकती है, बेसिस ऑफ सेंटेंस को, सेक्शन को चेंज की जा सकती है। मान लीजिए कि जैसे हर्ट होता है, कई तरह का हर्ट कॉज की जाती है, ग्रीवियस हर्ट भी कई तरह का कॉज किया जाता है तो उसमें किसी सेक्शन से में किसी में ना फॉल करा के किसी में फॉल करा दे कि ग्रीवियस हर्ट हुई है लेकिन नॉट बाय यूजिंग डेडली वेपन, और सजा कम ही ऑलरेडी दी गई थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा, तो सजा जितना दिया है उतना ही रहने दे, बट सेक्शन चेंज कर दे कि ग्रीवियस हर्ट डेडली वेपन से नहीं हुई है, किसी नॉन डेडली वेपन से कॉज हुई है, तो सेक्शन बदल दिया लेकिन सजा उतना ही रहा। तो इसलिए कहा गया कि फाइंडिंग मतलब अदर फाइंडिंग्स को बदल सकता है विदाउट अल्टरिंग द सेंटेंस। ठीक है निहारिका? Yes, sir. ओके फिर है विद थर्ड नंबर पॉइंट, विद और विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग। अब बोल रहा है कि फाइंडिंग भी ऐसा भी कर सकता है कि फाइंडिंग भी अल्टर ना करे, जो अभी मैंने फाइंडिंग अल्टर करने का बताया वो भी ना अल्टर करे। अल्टर द नेचर और द एक्सटेंट, नेचर बदल दे कि सेंटेंस का नेचर बदल दे कि पहले आप फाइंडिंग तो ठीक है लेकिन पहले आप सेंटेंस दिए हुए थे, अब हमने ये सेंटेंस नहीं देकर के फाइन में बदल दे रहे हैं, या प्रोबेशन पर रिलीज कर दे रहे हैं। अपीलेट कोर्ट क्योंकि लोअर कोर्ट को लगा कि प्रोबेशन पे रिलीज करना नहीं चाहिए, नहीं किया था, वो कन्विक्ट कर दिया, सेंटेंस ग्रांट कर दिया। अब अपीलेट कोर्ट ये कर सकता है कि फाइंडिंग मान लिया कि हाँ गिल्टी है, लेकिन नेचर बदल दिया कि हम इम्प्रिजनमेंट ना दे करके क्या कर रहे हैं, प्रोबेशन पे रिलीज कर रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट ना दे करके इन पर फाइन इम्पोज कर रहे हैं। तो देखा कैसे कैसे क्या नहीं बदल करके, फाइंडिंग ना बदल करके नेचर बदल दिया, और द एक्सटेंट, एक्सटेंट बदल दे, सेंटेंस को रिड्यूस कर दे, बढ़ा दे, रिड्यूस कर दे, एक्सटेंट बदलना हुआ, ठीक है, बढ़ा दे, रिड्यूस कर दे। द नेचर एंड द एक्सटेंट, द नेचर और द एक्सटेंट, और द नेचर एंड एक्सटेंट मतलब या तो नेचर बदले या एक्सटेंट बदले या दोनों को बदल दे, इसलिए एंड लगा के लिखा, एक बार और लगा के लिखा, एक बार एंड लगा के लिखा है। बस नेचर बदल दे या बस एक्सटेंट बदल दे या दोनों बदल दे ऑफ द सेंटेंस, बट नॉट सो एज टू इनहेंस द सेम, मतलब कि सेंटेंस को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सेंटेंस को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। ये किस चीज की अपील की बात हो रही है? इन एन अपील फ्रॉम ए कन्विक्शन,
कन्विक्शन के अगेंस्ट का अपील है, ठीक है, जो कन्विक्ट हुआ है वही अपील किया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेंटेंस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, सेंटेंस को इनहेंस नहीं कर सकते, जो लास्ट लाइन है। उसके पहले वाली लाइन जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कब कब कई बार होता है एक्सटेंट को, तो हाँ एक्सटेंट का मतलब बस घटाना ले लीजिए, को घटा सकता है, एक्सटेंट घटा सकता है, क्योंकि बाद में एक्सक्लूड कर दिया है कि बढ़ा नहीं सकता है, इंक्रीज नहीं कर सकता है। ओके निहारिका? Yes, sir. ओके, तो ये थर्ड पॉइंट थी जिसमें फाइंडिंग ना बदल करके, सेकंड पॉइंट में क्या थी कि फाइंडिंग बदल दिए लेकिन सेंटेंस जो का त्यों रह दिए, ये भी कर सकता है। बेसिकली ये सब, ये भी याद करने वाली चीजें नहीं है, ये सारी चीजें जो भी क्रिमिनल लॉज होती है ना, उसमें जितनी चीजें पॉसिबल हो सकती है सब कुछ लिख दिया जाता है। जितनी चीजें पॉसिबल हो, जितनी पॉसिबिलिटी राइज हो सकती है, सब कुछ को लिखी जाती है, क्योंकि आपको पता है क्रिमिनल लॉ का क्या किया जाता है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है। कोई भी चीज अगर मिसिंग दिख गई, जो कि मिसिंग है, तो उसका क्या, उसका बेनिफिट क्लेम करने लगेगा कोई भी पर्सन, कोई एडवोकेट जो है उसके बेनिफिट क्लेम करने लगेगा कि हमारे क्लाइंट को दिया जाए, और मेनली किसको दे दिया जाता है, एक्यूज्ड पर्सन को बेनिफिट दिया जाता है। इसीलिए जब भी कोई क्रिमिनल लॉ ड्राफ्ट होती है तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है, हर तरह का वर्ड्स लिख दिए जाते हैं, कई सारे सिनोनिमस वर्ड भी लिख दिए जाते हैं कि वो सब कुछ, ताकि हर चीज को कवर किया जाए, सारे चीज उसमें इंक्लूडेड हो, क्योंकि गलती से कुछ एक्सक्लूड रह गया ना, तो फिर वो क्लेम करने लगा जाएगा कोर्ट में कि ये चीज को नहीं कवर किया गया है। और अगर एम्बिग्युइटी आ गई कि कवर है या नहीं है, तो उसमें कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, और कोर्ट किसके फेवर में इंटरप्रेट करेगी, एक्यूज्ड पर्सन के फेवर में इंटरप्रेट करेगी। तो दैट्स वाई वो एम्बिग्युइटी ना आए, इसलिए क्रिमिनल लॉ को ड्राफ्ट करते समय सारे चीजों को, जो चीज हो सकती है आस्पेक्ट, जो चाहता है लेजिस्लेचर का जो इंटेंट होता है कि ये भी कवर हो, उसको उसको कंस्ट्रक्टिवली नहीं कवर करवाएगा, उसको एक्सप्रेसली कवर करवाई जाती है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिवली अगर कवर कराने पे सोचेगा लेजिस्लेचर का, अगर इंटेंशन हो कि हम इस वर्ड्स को लिखे हैं, इसमें वो चीज कवर हो जाएंगी, तो वो कोर्ट जब इंटरप्रेट करेगा, एम्बिग्विटी जब क्लेम की जाएगी लॉयर्स के द्वारा, तो उसका इंटरप्रिटेशन, उसका रूल एज पर द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो किसके फेवर में इंटरप्रेट होगा, एक्यूज्ड पर्सन के फेवर में इंटरप्रेट होगा। जब भी कोई क्रिमिनल लॉ का इंटरप्रिटेशन होती है तो स्ट्रिक्ट होती है। ओके निहारिका, जैसे ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बताया? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ भी वैसा ही किया गया है कि जैसे जैसे सिचुएशंस आ सकती है, जो जो सब कुछ लिख दिया गया है, सेंटेंस ना बदल करके फाइंडिंग बदले या दोनों बदल दे, बस ये जैसे वो उस पॉइंट में लिखा था। उसके अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, थर्ड पॉइंट में, कि फाइंडिंग को ना बदल करके आप नेचर को बदल दें या एक्सटेंट को बदल दें या दोनों को बदल दें, सबके लिए एक एक पॉइंट लिख दिया गया है। अब आइए सी नंबर पॉइंट को, सी उसमें आपको याद करने वाली एक बात ही मेन थी थर्ड नंबर पॉइंट में, कि सेंटेंस को नहीं इंक्रीज करनी है, सेंटेंस को नहीं इंक्रीज करनी है। कन्विक्शन के अगेंस्ट का अपील है, तो बट नॉट सो एज टू इनहेंस द सेम, ये वाली लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हो गया है। इन एन अपील फॉर इनहेंसमेंट फॉर सेंटेंस, अब अपील किस चीज की बात की जा रही है, पहले इक्विटल का हो गया, कन्विक्शन का हो गया, अब अपील है फॉर इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को इनहेंस करने के लिए, सेंटेंस को बढ़ाने का अपील है। अब इसमें जो है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। अपील तो है सेंटेंस को बढ़ाने का, लेकिन कर सकता है कोर्ट कुछ भी, घटा भी सकता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। अभी बी वाले में कन्विक्शन के अगेंस्ट का अपील था, लेकिन सेंटेंस बढ़ाने का बात नहीं किया था, नॉट सो एज टू इनहेंस, इनहेंस नहीं कर सकता। लेकिन सी में अपील है किस चीज का, कि अपील किया गया है सेंटेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन कोर्ट घटा भी सकता है। तो लिखा हुआ है रिवर्स द फाइंडिंग कर सकता है, रिवर्स एंड सेंटेंस एक्विट कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इसमें, ठीक है। द एक्यूज और ऑर्डर हिम टू रिट्रायल ऑर्डर कर सकता है बाई कोर्ट ऑफ करने, और ठीक है, और अल्टर द फाइंडिंग एंड मेंटेनिंग द सेंटेंस, क्योंकि इसमें कुछ एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है कि हाँ बढ़ा सकता है घटा नहीं सकता है, इसलिए इसमें कुछ भी कर सकता है। ओके, इसमें बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इवन इफ द अपील इज फॉर इनहेंसिंग द सेंटेंस, द कोर्ट कैन रिड्यूस द सेंटेंस, और रिड्यूस ही क्या, एक्विट तक कर सकता है। ओके, एक्विट भी लिखा हुआ है इसमें। तो भले ही सेंटेंस बढ़ाने के लिए अपील था, लेकिन कोर्ट चाहे तो एक्विट भी करे, सेंटेंस घटा दे या बढ़ा दे, कुछ भी करे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कल्पना, तुम्हें समझ में आई? कल्पना, ओके। तो अपील इनहेंसिंग सेंटेंस के लिए है, लेकिन कोर्ट उसको रिड्यूस कर सकता है, एक्विट कर सकता है, इनहेंस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऊपर वाले में थी अपील थी अगेंस्ट कन्विक्शन, बट कोर्ट उसमें भी सब कुछ कर रहा था एक्सेप्ट इंक्रीजिंग द सेंटेंस। अब है इसमें टू अल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि सेंटेंस को मेंटेन करके फाइंडिंग को अल्टर कर दे रहा है। फाइंडिंग अल्टर कर दिया, बस सेंटेंस वही रखा, सेक्शन चेंज कर दिया,
उसका लॉजिक, उस सेंटेंस पे पहुंचने का लॉजिक चेंज कर, जो लीगल रीजनिंग अप्लाई किया था वो बदल दिया, लेकिन सेंटेंस को वही मेंटेन रखा। थर्ड पॉइंट है विद और विदाउट अल्टरिंग, वो फिर से ऊपर वाली पॉइंट को रिपीट की जा रही है कि फाइंडिंग को ना अल्टर करके नेचर को अल्टर कर दे या एक्सटेंट को अल्टर कर दे या दोनों को ही अल्टर कर दे, नेचर और एक्सटेंट को ऑफ द सेंटेंस, सो एज टू इनहेंस और रिड्यूस द सेम। देखिए यहाँ पे दोनों लिखा भी हुआ है, इनहेंस और रिड्यूस। ऊपर वाले में लिया था, लिखा था नॉट सो एज टू इनहेंस द सेंटेंस, नॉट सो एज टू इनहेंस द सेम, यानी कि सेंटेंस, वहां पे इनहेंसमेंट को प्रोहिबिट किया हुआ था, यहाँ पे इनहेंस भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। ओके, इनहेंस भी रिड्यूस भी, तो बेसिकली यही एक बात है जो याद रखनी है आपको, इसके अलावा सब कुछ कर सकता है। डी में लिखा हुआ है इन एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर, कोई ऑर्डर का अपील है तो अल्टर कर दे, रिवर्स कर दे, कुछ भी कर सकता है। फिर मेक, ई में लिखा हुआ है मेक एनी अमेंडमेंट और एनी कंसिक्वेंशियल और इंसिडेंटल ऑर्डर दैट मे बी जस्ट प्रॉपर, कोई सुधार कर सकता है। अपील आया हुआ है तो उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकता है, कोई इंसिडेंटल चीज डिसाइड करना है वो डिसाइड कर सकता है, मतलब बेसिकली कुछ भी कर सकता है। फिर प्रोवाइजो लिखा हुआ है, प्रोवाइजो provided that the sentence shall not be enhanced unless the accused has had the opportunity of showing cause against such enhancement. ओके, बहुत ही बेसिक बात है कि सेंटेंस को तब तक इनहेंस नहीं किया जाएगा जब तक कि उस इनहेंसमेंट के खिलाफ एक्यूज पर्सन को ना सुन लिया जाए, क्योंकि उसी पे तो इनहेंस सेंटेंस इंपोज होने वाली है, उसकी बातों को सुनी जाएगी, क्यों ना इनहेंस कर दिया जाए। ओके, तो इनहेंस करने से पहले एक्यूज पर्सन की भी जो प्लीडिंग है उसको सुनी जाएगी। ओके, अब है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द appellate court shall not inflict greater punishment for the offense which in its opinion the accused has committed than might have been inflicted for that offense by the court passing the order or sentence under appeal. अब जो इस एक तरह का प्रोहिबिशन लगा है अपीलेट कोर्ट के पास, अब अपीलेट कोर्ट के पास पावर तो बहुत है, लेकिन फिर भी जिस ट्रायल कोर्ट से अक्यूज्ड को एक्चुअली सेंटेंस जो पास किया गया था, ट्रायल कोर्ट से कन्विक्ट होने के बाद एक्यूज पर्सन पे जो सेंटेंस इंपोज हुआ था, वो ट्रायल कोर्ट का जो पावर था उस एक्यूज्ड को सेंटेंस देने का, उससे ज्यादा सेंटेंस वो अपीलेट कोर्ट उस पर नहीं इंपोज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ऑलरेडी कॉम्पिटेंट था उसका ट्रायल करने के लिए, उसको सजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट ऑलरेडी कॉम्पिटेंट था, तभी तो वो ट्रायल किया। अगर कॉम्पिटेंट ना होता तो वो ट्रायल ही नहीं करता। लेकिन अब वो जो सेंटेंस देने के लिए कैपेबल था, जितना दिया वो नहीं दिया, उससे तो बढ़ा ही सकता है अपीलेट कोर्ट, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते उससे आगे नहीं बढ़ा देगा जितना वो ट्रायल कोर्ट जो वो ट्रायल कोर्ट नहीं कर सकता था। जो ट्रायल कोर्ट का लिमिटेशन था उसको कभी एक्सीड नहीं कर सकता है अपीलेट कोर्ट उस केस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपीलेट कोर्ट के पास अथाह पावर होती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट का उस केस के रेस्पेक्ट में जो पावर था सजा देने का, उससे ज्यादा अपीलेट कोर्ट नहीं दे सकता है टू दैट एक्यूज्ड। ये बात समझ में आई? किसको किसको समझ में आई? हम सब कीजिए। यस्सी, तुम्हें नहीं है समझ? यस्सी, सुचेता? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके यस्सी, मैं बता रहा हूँ कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और सेंटेंस दे दिया था, सेंटेंस इंपोज किया था। अब अपीलेट कोर्ट के पास मैटर है। अपीलेट कोर्ट तो ऑलरेडी ऊपर वाली कोर्ट है, इसके पास पावर्स तो बहुत ज्यादा है सेंटेंस देने की ना, पावर तो बहुत ज्यादा है सेंटेंस देने की। लेकिन जिस एक्यूज की बात चल रही है, जिसका एक्चुअली ट्रायल इस कोर्ट ने किया था, जो कि कॉम्पिटेंट होगा ट्रायल करने के लिए, तभी ट्रायल किया था, उसने इसकी जो कैपेसिटी है सेंटेंस देने की, इसको उससे ज्यादा ये नहीं दे सकता है इसको सेंटेंस। अगर इस कोर्ट की कैपेसिटी है कि इस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम 10 साल की सजा दे सकता है, तो ये नहीं कि 10 साल से ज्यादा सजा ये अपीलेट कोर्ट देने लगे। अपीलेट कोर्ट 10 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता है, तो अपीलेट कोर्ट ये ध्यान रखेगा कि जो एक्चुअली, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस ऑफेंस का जो सजा है, उस ऑफेंस के लिए जो सजा है वो ट्रायल कोर्ट दे सकता है, ट्रायल कोर्ट दे सकता था, तभी तो ट्रायल किया उसको, तो उससे ज्यादा सजा अपीलेट कोर्ट भी नहीं दे सकता है। भले ही अपीलेट कोर्ट के पास पावर आता है देने की सजा, अपीलेट कोर्ट की कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो सजा देते समय, सजा इनहेंस करते समय ये ध्यान रखेगा कि वो लिमिट ना एक्सीड कर जाए। कौन सा लिमिट? जो ट्रायल कोर्ट की लिमिट है, उसको सजा देने की जो लिमिट थी वो एक्सीड ना कर जाए। यस समझ में आई? यस सर। ओके, ट्रायल कोर्ट जितना मैक्सिमम दे पाता उससे ज्यादा ये कैसे दे सकता? अगर ट्रायल कोर्ट ने सोचिए कि मैक्सिमम ही दिया रहता, तो मैक्सिमम दिया रहता, उसके इनहेंसमेंट के लिए अपील भी नहीं फाइल होती।
तो यानी कि ऑलरेडी मैक्सिमम उसको सजा मिल गई है। अब उस मैक्सिमम से ज्यादा अपीलेट कोर्ट कैसे दे सकता है, क्योंकि ये संभव है ना कि अपीलेट कोर्ट के पास जो पावर है सजा देने की, वो एक ट्रायल कोर्ट के मैक्सिमम से भी ज्यादा का हो सजा। ट्रायल कोर्ट में बहुत सारी लिमिटेशन है, अलग अलग मजिस्ट्रेट का क्या क्या सजा देने का पावर है, या जज का। ओके, अब सेक्शन 428 ये था पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। इसमें याद रखने वाली बात जो थी मेनली, एक तो ये है कि कुछ भी कर सकता है, सारे पावर्स मिली हुई है, रीट्रायल कर सकता है, फर्दर इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, अल्टर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो एक कन्विक्शन में वाली पॉइंट थी कि इनहेंस नहीं कर सकता है, और इनहेंसमेंट वाले में डिक्रीज भी कर सकता है। तो एमसीक्यू पूछेगा कि अपील फाइल हुई है फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, तो क्या अपीलेट कोर्ट सेंटेंस को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है कि नहीं एससी? If the appeal has been filed for the enhancement of sentence, then the appellate court can reduce the sentence of the accused or not. Yes, sir. कर सकता है। निहारिका कर सकता है कि नहीं? Yes, sir. कल्पना, सुचेता, तुम लोग बताओ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि इनहेंसमेंट के लिए है तो कुछ भी कर सकता है। ओके, अब आइए 428 पे। 428 पे जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट। जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट लिखा हुआ है, द रूल्स कंटेन्ड इन द चैप्टर 29 एज टू द जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। जो नॉर्मल जजमेंट का रूल होता है, कोर्ट जैसे जजमेंट देने का रूल है, ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल वाली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो नॉर्मल कोर्ट का जजमेंट देने का रूल है, shall apply so far as may be practicable to the judgment in an appeal of a court of session or CJM। तो CJM और कोर्ट ऑफ सेशन पे वही अप्लाई होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, पूछा है कि सीजेएम और कोर्ट ऑफ सेशन अपने अपीलेट जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कैसे जजमेंट देता है, तो वैसे ही जजमेंट देता है जैसे एक ट्रायल कोर्ट देता है। ठीक है, जैसे ट्रायल कोर्ट का अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जजमेंट देने का राइट होता है, वैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन या सीजेएम अपने अपीलेट जुरिडिक्शन में जजमेंट देने का राइट होगा। ओके, अब प्रोवाइडो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट अनलेस द अपीलेट कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द एक्यूज्ड शैल नॉट बी ब्रॉट अप और रिक्वायर्ड टू अटेंड टू हियर जजमेंट। लिखा हुआ है कि अनलेस द अपीलेट कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, अपीलेट कोर्ट जब तक डायरेक्ट ना करे तो एक्यूज को एक्यूज की जरूरत नहीं है कि वो आकर के सेंटेंस सॉरी जजमेंट सुने। कौन सा जजमेंट? अपीलेट कोर्ट का जजमेंट। अपीलेट कोर्ट का जजमेंट सुनने के लिए एक्यूज को प्रेजेंट कराना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि उसको आना ही जाए, ट्रायल कोर्ट में आना लाना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्यूज शैल नॉट बी ब्रॉट अप, उसको लाया नहीं जाएगा, या उसकी जरूरी नहीं है कि वो अटेंड करे किस चीज के लिए, जजमेंट सुनने के लिए। तो दो बातें इसमें से निकल के आ गई जो याद करने लायक है। पहला कि कैसी जजमेंट देती है अपीलेट कोर्ट, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन और सीजेएम कैसा जजमेंट देता है, किसका रूल फॉलो करता है, तो जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट का रूल है वही फॉलो करता है, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जो जजमेंट का रूल है वही फॉलो करता है। और दूसरी बात, एससी अग्रवाल दो आईडी से जुड़ी क्या एससी? सर उस पे पता नहीं आपकी वॉइस और वीडियो दोनों आनी बंद हो गई थी, तो मैंने दूसरी डिवाइस से ज्वाइन किया है। अच्छा, तुम लोग को बाकी लोग को आ रही है वॉइस और वीडियो? Yes, sir, आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं ऐसी। हम्म, हाँ हाँ मैं बता रहा था। और दूसरी बात जो याद करने लायक है ये कि जजमेंट सॉरी अपीलेट कोर्ट का जजमेंट सुनते समय क्या एक जो पार्टीज है या जो एक्यूशन है उसका जो प्रेजेंस है कंपलसरी है तो नहीं। ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। जाहिर सी बात है, अब हाई कोर्ट का अपील में जो ऑर्डर आएगा वो लोअर कोर्ट को भेजी जाएगी, और लोअर कोर्ट उसी के कंफर्मिटी में अपना डिसीजन देगा, मतलब चीजों को उसी उसको कंप्लाई करेगा। जो आई है हाई कोर्ट से उसको कंप्लाई किया जाएगा लोअर कोर्ट के। लिखा है whenever a case is decided on appeal by the high court under this chapter, अगर हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने किसी डिसाइड किया है केस को अपील में, इट शैल सर्टिफाई इट्स जजमेंट और ऑर्डर टू द कोर्ट, मतलब वो जजमेंट किसको भेजेगा, इट शैल सर्टिफाई इट्स जजमेंट का मतलब वो जजमेंट दे करके किसको भेजेगा। ठीक है, सेंड, सर्टिफाई में एक तरह से किसको भेजेगा, सेंड
टू द कोर्ट बाय विच द फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट वाज रिकॉर्डेड एंड पास्ड। मतलब उस कोर्ट को जिसका अपील वो सुन रहा था, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन का अगर अपील हाईकोर्ट सुन रहा था तो करके जजमेंट देकर के इसको भेज देगा ना। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट का सुन रहा था कोर्ट ऑफ सेशन, तो यहाँ पे हाई कोर्ट की ही बात है, बस हाई कोर्ट के बारे में कर रहा है, तो हाई कोर्ट जिस भी कोर्ट का अपील सुन रहा था वो सर्टिफाई करके, सॉरी मतलब जजमेंट दे करके उसको भेज देगा, ठीक है, जिसने एक्चुअली ओरिजिनल जजमेंट पास किया था उसको भेज दे रहा है। टू द कोर्ट बाय विच द फाइंडिंग और फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट वाज रिकॉर्डेड और पास्ड एंड इफ सच कोर्ट is that of a judicial magistrate other than the chief judicial magistrate, the high court judgment or order shall be sent through the chief judicial magistrate। अगर वो ओरिजिनल कोर्ट जिसने सबसे पहली बार ऑर्डर पास किया था वो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है एक्सेप्ट सीजेएम, ठीक है, जो वो पहला ट्रायल कोर्ट जो था, जो ट्रायल कोर्ट जिसने एक्चुअल जजमेंट पास किया था, जिसका अपील होते होते हाई कोर्ट तक पहुंची हुई है, वो एक जेएम था अदर देन सीजेएम, मतलब कोई अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, तो ये सीजेएम के थ्रू जाएगा, वाया सीजेएम जाएगा, सीजेएम को भेजा जाएगा और सीजेएम उसके पास भेजेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि द हाई कोर्ट जजमेंट और ऑर्डर शैल बी सेंट थ्रू द सीजेएम, ठीक है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। हाई कोर्ट जजमेंट देने के बाद भेज देता है ट्रायल कोर्ट के पास नीचे, लेकिन अगर वो कोर्ट जिसके पास भेजना है, जिसने ट्रायल किया था, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है सीजेएम को छोड़ करके, सीजेएम ने वो जजमेंट नहीं दिया था, ठीक है, सीजेएम छोड़ करके कोई भी था, तो वो सीजेएम के थ्रू भेजा जाएगा, डायरेक्ट उसको नहीं भेजा जाएगा, उस जेएम फर्स्ट क्लास को ना भेज करके सीजेएम को भेजा जाएगा, सीजेएम उसको भेजेगा, ठीक है। एंड इफ, इसलिए सीजेएम को अंडरलाइन कर लीजिए, अगर कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो इस बात को नोट कर लीजिए। एंड इफ सच कोर्ट इज दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द हाई कोर्ट जजमेंट ऑर्डर शैल बी सेंट टू डीजीएम, और अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जजमेंट है वो पहुंचा है हाई कोर्ट के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक क्रिमिनल कोर्ट होता है कि नहीं, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आती है कि नहीं आती है, बताइए, यस और नो। क्या क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आती है? यस सर। हाँ आती है, बिल्कुल आती है। तो अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो किसके थ्रू भेजी जाएगी, डीएम के थ्रू भेजी जाएगी, डीएम के थ्रू। तो दो बात याद रखनी है, अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो किसके थ्रू भेजी जाएगी, सीजेएम के थ्रू। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर, तो उसको डीएम के थ्रू भेजी जाएगी। और भेज कौन रहा है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अपील में चीजें डिसाइड करके वो नीचे भेज रहा है, ठीक है। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजना है तो सीजेएम के थ्रू, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजना है तो किसके थ्रू, डीएम के थ्रू भेजेगा। सबसेक्शन 2, द कोर्ट विच हाई कोर्ट सर्टिफाइज इट्स जजमेंट। अब जिसको भेजी गई वो क्या करेगा, shall thereupon make such order as are conformable to the judgment or order of the high court, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अब जिस कोर्ट को मिल गया, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मिल गया वो हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो वो कैसा ऑर्डर देगा, कैसा आदेश देगा, किस तरह से वो इस चीज को इन्फोर्स करेगा। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसकी कंफर्मिटी में वो सारे ऑर्डर देगा, मतलब उसको एक तरह से मान लेना है सारी चीज को, जो हाई कोर्ट डिसाइड किया है उस चीज को मान लेना है और उसी के रिगार्डिंग ऑर्डर पास करना है। जो भी ऑर्डर वो देगा इन कंफर्मिटी विद द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट देगा। एंड इफ नेसेसरी द रिकॉर्ड्स आर अमेंडेड इन अकॉर्डेंस देयरविथ। और कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें अमेंडमेंट की जरूरी है ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, तो उसमें बदलाव भी करेगा। मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्मिटी करने के लिए जो जो चीज जरूरी है सब कुछ की जाएगी नीचे, क्योंकि नीचे भेज दी गई। अब जो जो चीज जरूरी है एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर वो सारे काम की जाएगी नीचे के कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यस सी, यस सर। ओके। अब आते हैं 430 पे। 430 पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील रिलीज ऑफ अपीलेंट। बहुत ही आसान सा सेक्शन है, हेडिंग से ही क्लियर है कि पेंडिंग अपील सेंटेंस को सस्पेंड करने की बात की जा रही है या उसको बेल पर रिलीज करने की बात हो रही है, कि अपील जब तक पेंडिंग है तब तक उसको सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाए, तब तक जेल में ना रहे, क्योंकि हो सकता है अपील में रिवर्स हो जाए, अपील में रिवर्स हो जाए चीजें, तब तक वो जेल में क्यों रहे, जेल से बाहर निकाल दिया जाए, बेल दे दिया जाए। इसके बाद इसकी बात हो रही है, लिखा है पेंडिंग एनी अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन। कोई अपील जो कन्विक्टेड पर्सन ने फाइल किया है उसकी अपील पेंडिंग है, कन्विक्टेड पर्सन, तभी तो उसको रिहा किया जाएगा। अगर एक्विटेड होता तो ऑलरेडी रिहा है, तो तब तो ये प्रोविजन ही नहीं अप्लाई होगा। अगर वो कन्विक्टेड है तभी तो वो जेल में है या उस पर सेंटेंस उसको एग्जीक्यूट होने वाली है,
तभी तो उस सेंटेंस की सस्पेंशन की बात हो रही है या उसको जेल से रिहा करने की बात हो रही है, क्योंकि उसकी कन्विक्शन हुई है। दैट्स वाई लिखा है पेंडिंग एनी अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन। अपील पेंडिंग है किसका? एक कन्विक्टेड पर्सन का अपील पेंडिंग है। द अपीलेट कोर्ट में, फॉर में मतलब डिस्क्रिप्शन हो गया, ये जरूरी नहीं है कि ये सब करे। में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजन रिकॉर्ड करके ऑर्डर, क्या ऑर्डर देगा? द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड बी सस्पेंडेड। तो पहला ऑर्डर है, क्या कर सकता है? जो सेंटेंस पास हुआ है उसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकता है कि अभी तक अभी नहीं होगा वो एग्जीक्यूट। कब होगा? जब अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तब होगा, ठीक है। तो अपीलेट कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, यानी नहीं भी कर सकता है सस्पेंड। एंड ऑल्सो इफ ही इज इन कन्फाइनमेंट दैट बी रिलीज ऑन बेल, कि अगर वो कन्फाइनमेंट पे है तो उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाए, और ऑन हिज ओन बॉन्ड और बेल बॉन्ड, मतलब बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के, ओन बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के। तो दो ही चीज हो गई कि अपीलेट कोर्ट के पास जब एक कन्विक्टेड पर्सन का अपील आता है तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, करना जरूरी नहीं है, इस डिस्क्रिप्शन। वो पहला चीज कि एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है, दूसरा कि अगर वो जेल में है क्यों तो उसको बेल दे सकता है। ओके कल्पना? ओके ऐसा इसलिए क्योंकि अपील में चांसेस है डिसीजन बदली जा सकती है, डिसीजन बदली जा सकती है। तब तक तो अगर छोटी मोटी केस है तो रिहा कर देगा, और डिस्क्रिप्शन है क्योंकि ना चाहे तो नहीं भी रिहा कर सकता है, नहीं भी बेल दे सकता है, नहीं भी सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है। बट लग रहा है कि छोटी मोटी केस है, लग रहा है कि ग्राउंड ऑफ अपील रेलिवेंट है सब चीज को, तो उसको सस्पेंड कर सकता है इंडिविजुअल लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए। प्रोवाइडेड एट द अपीलेट कोर्ट शैल, अब यहाँ शैल पे एक आ गया, अपीलेट कोर्ट शैल क्या करेगा? बिफोर रिलीजिंग ऑन हिज ओन बॉन्ड और बेल बॉन्ड ए कन्विक्टेड पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। डेथ को अंडरलाइन कर लीजिए, कैसी सजा हुई है उसको? कैसी सजा हुई नहीं है, कैसे ऑफेंस के लिए वो कन्विक्टेड है? जिसका वन ऑफ द सजा डेथ है या लाइफ है, ठीक है। ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विथ डेथ है, लाइफ है, या 10 साल से ज्यादा है, ठीक है। तो तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए, डेथ को, लाइफ को, नॉट लेस देन 10 इयर्स को, डेथ को, लाइफ को, नॉट लेस देन 10 इयर्स को। shall give opportunity to public prosecutor for showing cause in writing against such release, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका देगा ताकि वो भी इस रिलीज के अगेंस्ट में क्या करे, अपना अपना प्लीड करे कि क्यों नहीं, क्यों रिलीज नहीं करना चाहिए, क्यों रिलीज नहीं करना चाहिए। डेथ, लाइफ या 10+, इन केस में क्या करना है? पीपी को भी सुन लेना है, पीपी को हियर करना है अगेंस्ट रिलीज, अगेंस्ट रिलीज। पहले जनरल रूल बताया कि डिस्क्रिप्शन है अपीलेट कोर्ट का कि रिलीज कर सकता है, ठीक है, रिलीज कर सकता है, बेल पे रिलीज कर सकता है। बट ये हीनियस ऑफेंस हो गया ना, कोई ऐसा ऑफेंस जिसके लिए सजा डेथ भी है, कोई ऐसा ऑफेंस जिसके लिए सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है या 10 साल से ज्यादा सजा उसके लिए है, ये हीनियस ऑफेंस हो गए। तो इनमें रिलीज करने से पहले, और वो कन्विक्टेड भी है, एक तो हीनियस ऑफेंस का चार्ज है एंड द पर्सन इज कन्विक्टेड, उसको रिलीज करने से पहले अपीलेट कोर्ट के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या प्लीड करेगा कि इसको नहीं छोड़ी जाए, इसलिए नहीं छोड़ी जाए। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बातों में वजन रहेगी कि वो जो प्लीड कर रहा है कि छोड़ना जरूरी नहीं है, तो हो सकता है नहीं छोड़ेगा, तभी तो उसकी डिस्क्रिप्शन है। और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुनने के बाद भी लग रहा है कि नहीं छोड़ना, छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो छोड़ देगा। ठीक है, समझ में आया? यस टी? यस सर। ओके, तो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुनने की बात की गई है किस ऑफेंस के लिए? द ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ और नॉट लेस देन 10 इयर्स, नॉट लेस देन 10 इयर्स। प्रोवाइडेड फॉर द दैट, एक और फर्दर प्रोवाइजो है, इन केसेस वेयर ए कन्विक्टेड पर्सन इज रिलीज ऑन बेल it shall be open to the public prosecutor to file an application for the cancellation of the bail। अब रिलीज कर ही दिया गया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ठीक है। अपीलेट कोर्ट के द्वारा अगर किसी एक्यूज पर्सन को
रिलीज कर दिया गया है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील, तो उसके बेल को कैंसिल करने के लिए फाइल कर सकता है एप्लीकेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उस बेल को कैंसिल करने के लिए। ओके, जो ऊपर बात कर रहा था कि बेल पे रिलीज कर सकता है, अब बोल रहा है कि उसको कैंसिल, उस बेल पे रिलीज पर्सन को कैंसिल, बेल कैंसिल करने के लिए अपील फाइल कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है। कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये दो प्रोवाइजो थी, दो प्रोवाइजो थी, समझ में आई दोनों प्रोवाइजो निहारिका? Yes, sir. ओके, आइए सब सेक्शन 2 देखते हैं। द पावर कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन on an appellate court may be exercised also by the high court in case of an appeal by a convicted person to a court subordinate thereto। अब देखिए ये एक स्पेशल पावर हाई कोर्ट को दिया गया है इस सब सेक्शन 2 के द्वारा। ये बोल रहा है कि अगर अपील फाइल हुआ है कन्विक्टेड पर्सन द्वारा, किस कोर्ट में? हाई कोर्ट में नहीं फाइल हुआ है, ठीक है? हाँ, अपील फाइल हुआ है सबऑर्डिनेट कोर्ट को, तो हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो, किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट का नाम नहीं लिखा है, लिखा है कोई भी कोर्ट, तो हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट है। इसमें अपील फाइल हुआ है, इसमें अपील फाइल हुआ है कोई भी नीचे के कोर्ट के द्वारा, नीचे के कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट को भी पावर दिया गया है कि इस सेक्शन के अंडर जो पावर है, जो अभी हमने पढ़ा कि क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, बेल पर रिलीज कर सकता है, सेंटेंस को क्या कर सकता है, सेंटेंस को तब तक इसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकता है, ये पावर हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है। इवन इफ द अपील इज नॉट पेंडिंग इन हाई कोर्ट, बट हाई कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू पास ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। और अंडर दिस सेक्शन कौन सी ऑर्डर पास करनी है? बेल पे छोड़ने वाली ऑर्डर या सेंटेंस को सस्पेंड करने वाली ऑर्डर, ये दोनों ऑर्डर पास करने का पावर हाई कोर्ट के पास भी है। इवन इफ अपील जो है किसमें पेंडिंग है? अपील इज पेंडिंग इन अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में पेंडिंग है, ठीक है? क्योंकि अपील तो कोर्ट ऑफ सेशन में ही हुआ होगा ना, मजिस्ट्रेट कोर्ट का। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन में भी अपील पेंडिंग है, तो भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट बेल पे रिलीज करने का आदेश दे सकता है उस पर्सन का जो कि अपील फाइल किया है, जो कन्विक्ट हुआ है, या सेंटेंस को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे सकता है। समझ में आया निहारिका? सर एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है, बता रहे हैं। ये कह रहा है प्रोविजन, ये कह रहा है प्रोविजन कि अगर कोई अपील पेंडिंग है किस कोर्ट में? टू ए कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। मोस्टली यहाँ पे सब बचा कौन सी कोर्ट? कोर्ट ऑफ सेशन ही बचा, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील कहाँ फाइंड होती है? वो तो ट्रायल कोर्ट है, उसमें किसकी अपील आएगी? वो खुद जजमेंट पास होंगे जिसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में हुई होगी। तो मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन में अपील पेंडिंग है, किस चीज का? कन्विक्शन के अगेंस्ट का अपील, कन्विक्शन के कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि ये सेक्शन ये कन्विक्शन के अगेंस्ट का अपील का। कोर्ट ऑफ सेशन में अपील पेंडिंग है, तो अभी हमने सब सेक्शन 1 में क्या राइट पढ़ा? सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि अपीलेट कोर्ट जिसमें अपील पेंडिंग है, जिसमें अपील फाइल हुई है, उसकी राइट है कि वो सस्पेंड कर सकता है और बेल पे छोड़ सकता है। तो ये इस तो कोर्ट ऑफ सेशन का भी तो राइट हो गया बेल पे छोड़ने का और या सेंटेंस को सस्पेंड करने का, सस्पेंड करने का। एज पर सब सेक्शन 1 अगर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल की हुई है तो कोर्ट ऑफ सेशन की पावर हो गई ना सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन कह रहा है अब सब सेक्शन 2 में कि हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर है, हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर है कि उसके किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर अपील फाइल हुई है अगेंस्ट कन्विक्शन, तो हाई कोर्ट भी ये काम कर सकता है। ये जो दोनों काम है ये हाई कोर्ट भी कर सकता है। कब कर सकता है? जब कन्विक्शन के अगेंस्ट का अपील फाइल हुआ है किस कोर्ट में? उसके एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जो कि होना है कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है? समझ में आया निहारिका? यस सर। ओके, यसी तुम्हें समझ में आया? यस सर। कल्पना, सुचेता, तुम बताओ। हाँ, तो यहाँ पे एक, इसलिए मैंने कहा एक स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट क्यों कहा इसमें, क्योंकि मैटर हाई कोर्ट के बिफोर नहीं है, ठीक है? एक्चुअल मैटर, एक्चुअल अपील जो है वो हाई कोर्ट के बिफोर नहीं है। एक्चुअल अपील इज पेंडिंग बिफोर कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, एंड उसके एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है? एक्चुअल अपील पेंडिंग है कोर्ट ऑफ सेशन में, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के पास पावर है ये दोनों चीज करने का। और सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है ये दोनों करने का। सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि अपील फाइल होती है तो ये किया जा सकता है किसके द्वारा? जिस कोर्ट में अपील फाइल हुई है। लेकिन अब कह रहा है कि हाईकोर्ट जो है वो हाईकोर्ट भी ये काम कर सकता है अगर हाईकोर्ट के किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये अपील फाइल हुई है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ऑफ सेशन में अपील है, फिर भी हाईकोर्ट बेल दे सकता है ये, या अगर अप्रोच किया गया उसको तो ये कर सकता है।
ये ग्राउंड नहीं होगा रिजेक्ट करने का कि हाई कोर्ट बोले कि मेरे पास अपील ही नहीं है तो मैं ये क्या करूं, सेशन कोर्ट से जाकर पूछूं, सेशन कोर्ट के पास अपील पेंडिंग है ना। ये नहीं, हाई कोर्ट को ये पावर अथराइज की गई है एज पर बीएनएसएस कि उसके किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में अपील पेंडिंग है, फिर भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, बेल दे सकता है या सेंटेंस सस्पेंड कर सकता है। ओके सुचेता, क्लियर है? ठीक है, अब सब सेक्शन 3 देखते हैं। Where the convicted person satisfies the court by which he is convicted that he intends to present an appeal, the court shall। मतलब कन्विक्टेड पर्सन क्या कर रहा है, अब जिस कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि मेरा इंटेंशन है अपील प्रेजेंट करने का, ठीक है, मेरा इंटेंशन है अपील प्रेजेंट करने का, मुझे कन्विक्ट किया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा, मैंने ट्रायल कोर्ट को बताया कि मैं इसका अपील फाइल करने वाला हूँ, श्योरली करने वाला हूँ, तब की बात कर रहा है। देन द कोर्ट शैल, देन वो कोर्ट जो कन्विक्ट कर रहा है वो क्या करेगा, द कोर्ट शैल पहला दिया हुआ है वेयर सच पर्सन बीइंग ऑन जेल, जेल में है, इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। अंडरलाइन कर लीजिए, अगर वो जेल में है और उसको सजा कितनी के लिए हुई है, 3 साल से ज्यादा की नहीं हुई है, मतलब 3 साल से कम की सजा हुई है। ओके, कन्विक्ट हो रहा है लेकिन उसकी सजा 3 साल से कम की हुई है, 3 साल से कम की हुई है उसकी सजा, और वो जेल में है। दूसरा कह रहा है कि where the offense of which such person has been convicted, जिस चीज के लिए, जिस ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया गया है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल को अंडरलाइन कर लीजिए, बेलेबल को अंडरलाइन, बेलेबल ऑफेंस है, एंड ही इज ऑन बेल, और वो बेल पे है। ऑर्डर दैट, ऊपर में बीइंग ऑन जेल, बीइंग ऑन बेल था, वो बेल पे है, ठीक है, मैंने शायद जेल बोल दिया होता, यहाँ भी है ही इज ऑन बेल, वो बेल पे है। ऑर्डर दैट द कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज्ड ऑन बेल unless there are special reasons for refusing bail, ठीक है, for such period as will afford sufficient time to present the appeal and obtain the orders of the appellate court under subsection 1 and sentence of imprisonment। तो एंड के पहले वाले की बात अभी तक करते हैं, एंड के पहले वाले की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि अगर वो बिलेबल ऑफेंस है, ऊपर वाली समझ गए, 3 साल से कम की सजा हुई है उसकी, 3 साल से कम की सजा हुई है और वो बेल पे ही है, वो एक्यूज पर्सन जिसको कन्विक्ट किया गया है वो बेल पे है, मतलब बाहर ही है, और उसको सजा कितनी की हुई है, 3 साल से कम की हुई है। फिर दूसरा सिनेरियो बताया कि उसकी जो सजा हुई है वो एक बिलेबल ऑफेंस के लिए सजा हुई है, एक बिलेबल ऑफेंस के लिए सजा हुई है, और इसमें भी वो बेल पे है। तो फिर क्या करेगा, वो ऑर्डर क्या देगा, कौन सा कोर्ट ऑर्डर देगा, जिस कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है, जिस कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है, जिसको, जिसके सामने बातें रखी गई है कि एक्यूज ने बोला है मैं इसका अपील फाइल करने वाला हूँ, वो कोर्ट क्या करेगा, वो कोर्ट कह रहा है कि उसको बेल पे ही रिलीज रखेगा, उसको जेल में नहीं बंद करवाएगा, भले ही कन्विक्ट कर रहा है, इवन आफ्टर कन्विक्टिंग उसको बेल पे ही छोड़े रहेगा, जब तक कि कोई स्पेशल रीजन ना लग रहा हो उसको जेल में डालने का, ठीक है, जब तक कि कोई स्पेशल रीजन ना हो, अगर स्पेशल रीजन हो तो रिकॉर्ड करेगा, बेल रिफ्यूज करने का कोई स्पेशल रीजन जब तक ना हो तो नॉर्मल रूल क्या है, बेल पर रिलीज करना, फॉर सच पीरियड एज विल ऑफ इट। और बेल पे क्यों रिलीज करेगा, ताकि वो अपीलेट कोर्ट में अपील फाइल करे, अपीलेट कोर्ट में अपील फाइल करे, और जब अपीलेट कोर्ट में अपील फाइल करेगा तो अभी हमने ऊपर पढ़ा सब सेक्शन 1 में कि अपीलेट कोर्ट के पास अब राइट आ गया है कि उसको जेल में रखना है कि बेल देना है, ये डिसाइड वो करना है, वो करेगा, सेंटेंस पे सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होगा या ना होगा वो डिसाइड अपीलेट कोर्ट करेगा। तो अब वो जेल में ना डाल करके उसको बेल पे ही रहने देगा, ताकि उसके पास जो समय है वो क्या करे, अपील फाइल करे, रीजनेबल टाइम में वो अपील फाइल करे और अपीलेट कोर्ट से डिसीजन ले कि अपीलेट कोर्ट फाइनली अब डिसाइड करेगा कि पेंडिंग अपील उसको जेल में रखना है या बाहर रखना है। ठीक है, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, 2 सिनेरियो बताई गई, पहला में कि वो पर्सन बेल में है, बेल पे है और 3 साल से कम का वो पनिशेबल ऑफेंस है, दूसरा कि एक बेलेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हुआ है, बेलेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हुआ है। इन दोनों केस में क्या करना है कि उस पर्सन को जिसकी कन्विक्शन हुई है उसको बेल पे ही छोड़े रहना है, इवन कन्विक्शन हुई है बट बेल पे ही छोड़े रहना है, अनलेस कि कोई स्पेशल रीजन ना हो रिजेक्ट करने का बेल, अनलेस कोई स्पेशल रीजन ना हो रिजेक्ट करने का, और बेल पे ही छोड़े रहना है, कब तक के लिए, क्यों और कब तक के लिए, तो इसलिए, क्यों का जवाब है इसलिए ताकि वो अपील फाइल करे, अपील फाइल करे, और अपील फाइल करेगा तो अपीलेट कोर्ट डिसाइड करेगा अंडर सबसेक्शन 1 कि उसको जेल में डालना है या नहीं डालना है, पेंडिंग अपील, जो हम सबसेक्शन 1 वही तो हमने पढ़ा था कि अपीलेट कोर्ट के पास जब मैटर आती है, अपील फाइल होती है तो वो डिसाइड करता है कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक उसको जेल में डालनी है या नहीं डालनी है, जो हीनियस केस में उसको सुनना भी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। समझ में आ रही है बात निहारिका? यस सर।
ओके एक बार और रिपीट करूँ यशवल भाई, यसी तुम बताओ, कल्पना और सुचेता तुम लोग भी बताओ, एक बार और रिपीट करूँ अभी वाली बात या समझ में आई? ट्रायल कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट जिसने सजा दी हुई है उसे क्या करना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो ट्रायल कोर्ट सजा देती है और सजा जब दे रही है तब अगर एक्यूज पर्सन ने इंटेंशन रखा हुआ है कि वो अपील फाइल करने वाला है, तो ट्रायल कोर्ट सजा देने के बाद उसको बेल पे ही छोड़ देती है। किस सिनेरियो में? जब वो ऑफेंस, जब उसको सजा 3 साल से कम की हुई है। दूसरा दिया हुआ है जब वो बिलेबल ऑफेंस के लिए उसको सजा हुई है। इन दोनों सिनेरियो में उसको उसको क्या करना है, जेल में नहीं डालना है, एज ए जनरल रूल उसको बेल पे ही छोड़े रखना है जब तक कि कोई एक्सेप्शनल रीजन ना हो। और उसको जो बेल पे छोड़े रहना है उसका पर्पज यही है कि वो अब अपीलेट कोर्ट में अपील फाइल करे, जो कि उसने इंटेंशन रखा हुआ है कि मैं अपील फाइल करने वाला हूँ, ताकि वो अपील फाइल करे और फाइनली अपीलेट कोर्ट डिसाइड करे कि उसे जेल में रखनी है या बाहर रखनी है, उसकी सेंटेंस एग्जीक्यूट करानी है कि नहीं एग्जीक्यूट करानी है। इज इट क्लियर यसी? यस सर। ओके अब लिखा हुआ है एंड के बाद, एंड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल so long as he is so released on bail be deemed to be suspended। और जब तक वो रिलीज रखा जाएगा, जब तक वो बाहर रखने की बात की गई है, अभी तक हमने पढ़ा कि उसको बेल पे छोड़ना है ना कि जेल में डालना है। तो जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो उस पे इम्पोज की गई है वो क्या होगा, एज लॉन्ग एज ही टू रिलीज ऑन बेल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, तब तक वो सस्पेंडेड मानी जाएगी, ठीक है, मानी जाएगी। और फाइनली एपीलेट को डिसाइड करने वाला है कि उसे बेल देनी है या ना देनी है, या सेंटेंस सस्पेंड करनी है या ना करनी है, ठीक है। तो जब तक बेल पे है तब तक वो सस्पेंडेड है। क्या सस्पेंडेड है? उसका सेंटेंस, क्योंकि वो सजा काट ही नहीं रहा है ना, वो तो बेल पे बाहर है। ओके सबसेक्शन 4 where the appellant is ultimately sentenced, मतलब अगर फाइनली अपीलेट कोर्ट के द्वारा भी उसको सजा हो जाती है टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म और टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कोई भी इम्प्रिजनमेंट के लिए, द टाइम ड्यूरिंग विच ही इज सो रिलीज्ड shall be excluded in completing the term for which he is sentenced। जाहिर सी बात है, अभी जैसा पिछला वाला प्रोविजन से भी इन्फर हो रहा था कि अब छोड़ने की बात की गई है ना, कि उसको सजा भी हो गई और उसको बेल पे छोड़ दिया गया हुआ है, और फाइनली अपीलेट कोर्ट के द्वारा भी मान लीजिए उसको कन्विक्शन ही हुई है, उसको सजा ही हुई है। अब जब सजा मान लीजिए 5 साल की उसको सजा हुई है, तो 5 साल की सजा कब से गिनी जाएगी? जब ट्रायल कोर्ट ने सजा दिया था तभी से? क्या नहीं, एक्चुअली जब से वो जेल में रहेगा तब से गिनी जाएगी ना। उस पीरियड में जब उसको बेल मिली है, मान लीजिए अपीलेट कोर्ट ने भी 1 साल का समय ले लिया डिसाइड करने में, अभी ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दिया 5 साल का, उसका अपील हो गया, और अपीलेट कोर्ट ने, और ये कब दिया? 2022 में दिया, और अपीलेट कोर्ट ने 2023 में भी उसको सजा कंफर्म कर दिया 5 ही साल का। और ये जो पीरियड है 2022 से 23 का, तब तक वो बेल पे था, तब तक वो बेल पे था, क्योंकि अपीलेट कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया हुआ था कि जब तक वो डिसाइड ना हो जाए फाइनल, वो उसको छोड़ दिया जाए, उसको करने का पावर सबसेक्शन 1 में दिया हुआ था, ठीक है। अब ये जो 1 साल का पीरियड है वो नहीं काउंट होगा उस सजा में, उसको 5 साल रहना होगा फिर से जेल में। ये नहीं कि 2022 से ही 5 साल जोड़ लिया जाए, 2023 से जोड़ी जाएगी जब से वो एक्चुअली जेल में जाएगा, ठीक है। ऐसी यस सर। कल्पना? ओके तो समझ गए, वो पीरियड एक्सक्लूड कर दी जाएगी, जितने दिन वो बेल पे रहा था वो पीरियड एक्सक्लूड की जाएगी, उसको इंक्लूड नहीं की जाएगी वो सजा जोड़ने में। आइए 431 देखिए, 431 अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल, ठीक है। अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल, एक्विटल का अपील हुआ है, एक्चुअली एक्विट कर दिया गया है एक्यूज पर्सन को, एक्चुअली एक्विट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उसका अपील हुआ है और उसमें अरेस्ट की बात हो रही है। When an appeal is presented under 419, the High Court may issue a warrant directing that the accused be arrested or and brought before it or any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison pending the disposal of the case or admit him to bail। क्योंकि एक पर्सन जब एक्विट हो गया तो अब हमेशा के लिए वो पूरा का पूरा फ्री थोड़ी हो गया, जब तक अपील भी ना डिस्पोज हो जाए। एक पर्सन एक्विट तो हो गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब क्या वो हो गया फाइनलिटी ऑफ एक्विटल? नहीं, अभी उसकी अपील भी तो होनी है। अभी उसकी अपील भी तो होनी है, तो अपील में हो सकता है उसकी कन्विक्शन हो जाए। तो एक जस्ट बिकॉज वो एक्विटल हो गया एक कोर्ट के द्वारा, इसका मतलब वो आजाद हमेशा के लिए नहीं हो गया। इसलिए बताया गया ये प्रोविजन में कि किसी एक्विटल का अगर अपील हो गया है तो हाई कोर्ट को ये पावर है कि क्या कर सकता है, उसको मंगवा सकता है किस पर्सन को, और सौंप देगा किसको? किसी भी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को। और
वो कोर्ट क्या करेगा, उसको या तो बेल पे छोड़ देगा पेंडिंग अपील, या चाहेगा तो जेल में भी डाल सकता है। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है उनके साथ, देखते हुए सर्कमस्टांसेस को। तो लिखा हुआ है कि वारंट इशू किया जा सकता है, उसको मंगवाया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट चाहे खुद या अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट के बिफोर में उसको भिजवाएगा, और कोर्ट जिसके पास उसको लाया गया है वो क्या करेगा, उसको जेल में डाल सकता है या उसको बेल पे छोड़ सकता है। और इसका रीजन यही है क्योंकि एक्विटल हो गया है लेकिन अपील फाइल हुई है, तो देयर इज अ चांस ऑफ कन्विक्शन, अभी भी चांस है कि उसको कन्विक्शन हो। तो उस पे एक तरह का अब फिर से बाउंड किया जा रहा है कि तुमको बुलाए हैं, अब तुम्हारे खिलाफ अपील फाइल हुई है, एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल हुई है, तो जब जब बुलाया जाएगा तुमको आना है, उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। या लग रहा है कि खूंखार है तो फिर से बंद कर दिया जाएगा उसको, चाहे तो जो भी जज डिसाइड करेगा। ठीक है, 432 देखिए, 432 अपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। ओके, हेडिंग से क्लियर है कि अपीलेट कोर्ट के पास राइट है कि वो कुछ भी कर सकता है, एक्स्ट्रा एविडेंस ले सकता है, या बोल देगा नीचे वाले कोर्ट को कि तुम लो। लिखा है इन डीलिंग विथ एन अपील, जब अपील के साथ डील कर रहा होता है कोई अपीलेट कोर्ट, under this chapter the appellate court if it thinks additional evidence to be necessary, अगर अपीलेट कोर्ट को लग रहा है कि कुछ और एविडेंस लेना जरूरी है, जो एविडेंस ट्रायल कोर्ट ने लिया हुआ था, एक्चुअल एविडेंस लेने का पार्ट तो ट्रायल कोर्ट को ही था ना, जिसने ट्रायल किया हुआ था, बट ट्रायल कोर्ट के एविडेंसेस के बावजूद लग रहा है अपीलेट कोर्ट को कि और एविडेंस की जरूरी है। रिकॉर्ड तो वो सारी मंगवा ही सकता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कोई एविडेंस और चाहिए। shall record its reason and may either take such evidence itself, चाहे वो खुद ले ले वो एक्स्ट्रा एविडेंस, और डायरेक्ट इट टू बी टेकन बाय मजिस्ट्रेट, चाहे वो मजिस्ट्रेट को आदेश दे कि तुम लो। व्हेन द अपीलेट कोर्ट इज हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट है तो, और व्हेन द अपीलेट कोर्ट इज हाई कोर्ट बाय ए कोर्ट ऑफ सेशन और ए मजिस्ट्रेट, मतलब अगर वो हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट तो किसी को भी आदेश दे सकता है ना, कोर्ट ऑफ सेशन को कि तुम लो एक्स्ट्रा, या मजिस्ट्रेट को तुम लो एक्स्ट्रा, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन है तो हाई कोर्ट को थोड़ी आदेश देगा, वो तो अपने से नीचे कोई देगा ना। इसलिए कहा रहा है कि अगर अपीलेट कोर्ट के पास मैटर गई है और उसको लग रहा है एक्स्ट्रा एविडेंस लेना जरूरी है, तो अगर वो अपीलेट कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन है तो मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकता है, या तो खुद लेगा या मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करेगा कि तुम एक्स्ट्रा एविडेंस लो। अगर वो हाई कोर्ट के पास अपील गई है तो या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट को डायरेक्ट करेगा या कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्ट करेगा कि तुम एविडेंस लो एक्स्ट्रा, या हाई कोर्ट खुद ले सकता है। ओके, तो या तो खुद लेना है या नीचे वाले को ऑर्डर दे देना है, तो इसके नीचे बस यही था, इसके नीचे ये दोनों है तो इन दोनों को दे सकता है। ठीक है निहार का? यस सर। ओके, तो एक्स्ट्रा एविडेंस लेने की बात की गई है, ये तो इसमें और कुछ है ही नहीं। आइए अब देखते हैं सबसेक्शन 2, when the additional evidence is taken by the court of session or the magistrate it's or he shall certify, मतलब भेज देगा such evidence to the appellate court and such court shall thereupon proceed। कुछ भी बात नहीं लिखा हुआ है। अब जब दे ही बोला ही है कि तुम लो एक्स्ट्रा एविडेंस, ये लेने के बाद क्या करेगा, इसको भेजेगा ना, क्योंकि इसी को तो काम है ना, यही तो अपील देख रहा है, इसको जरूरी एक्स्ट्रा एविडेंस। इन दोनों में से कोई ले लेगा तो क्या करेगा, हाई कोर्ट को भेज देगा। इस केस में ये लेगा तो क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगा। तो जिसको कहा गया था तुम एक्स्ट्रा एविडेंस लो, वो लेने के बाद अपने ऊपर वाले कोर्ट को भेज देगा जिसने आदेश दिया था। सबसेक्शन 3, the accused or his advocate shall have the right to be present when the additional evidence is taken। अगर एडिशनल एविडेंस लिया जा रहा है तो उस समय एक्यूज या उसका एडवोकेट जो है उनका राइट है कि वो प्रेजेंट रहे, एक्यूज या उनका एडवोकेट। ठीक है, the taking of evidence under this section shall be subject to the provision of chapter 25 जो कि एविडेंस इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंस लेने की बात की गई है, उसको चैप्टर को फॉलो किया जाएगा एज इफ इट वेर एन इंक्वायरी की तरह। ठीक है, चैप्टर 25 में है कि इंक्वायरी या ट्रायल में एविडेंस कैसे ली जा सकती है। चैप्टर का नाम ही है कि ट्रायल में या इंक्वायरी में एविडेंस कैसे ली जा सकती है, उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। तो वैसे ही ली जाएगी जैसे उस चैप्टर के अंदर इंक्वायरी की ली जाती है, वैसे ही ली जाएगी जैसे उस चैप्टर के अंदर इंक्वायरी की ली जाती है। 433 दो 3 सेक्शन बस बची हुई है, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। 433 प्रोसीजर व्हेन जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। अब जब इक्वली डिवाइडेड है तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जज को दे देंगे कि वो डिसाइड करे। प्रोसीजर व्हेन जजेस और कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, जब अपील में जजेस जो हैं, जज का अगर बेंच है वो इक्वली डिवाइडेड हो गए हैं, दो दो इक्वली डिवाइडेड है, या दो जज सुन रहा था एक एक इक्वली डिवाइडेड है, तो क्या होगा, डिसीजन क्या होगा अगर मेजोरिटी नहीं फॉर्म हो पाएगी तो। व्हेन एन अपील अंडर दिस चैप्टर इज हर्ड बाय अ हाई कोर्ट बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस, अब हाई कोर्ट सुन रहा है, वो भी हाई कोर्ट का बेंच सुन रहा है, उससे नीचे वाले में तो बेंच ही नहीं होती है ना,
हाई कोर्ट से नीचे बेंच नहीं बैठती है, इंडिविजुअल जजेस देखते हैं। तो हाई कोर्ट सुन रहा है और हाई कोर्ट का बेंच सुन रहा है, मोर देन वन जजेस सुन रहा है, एंड दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, और इवन नंबर ऑफ जजेज है और डिवाइड हो गया ओपिनियन। 2 जजेज हैं तो एक का कुछ और मत है, एक का कुछ और, 4 है तो दो डिवाइड हो गया है ओपिनियन। द अपील विद देयर ओपिनियन shall be laid before another judge of that court, मतलब उसी कोर्ट का दूसरे जज के पास, यानी हाई कोर्ट कहीं एक तीसरा जज, मतलब जो भी जज उस बेंच के मेंबर है उनके अलावा कोई भी जज को वो रिफर किया जाएगा विथ दैट ओपिनियन, मतलब बाकी लोगों का ओपिनियन के साथ कि इन लोगों का ये ओपिनियन है, अब आप अपना ओपिनियन बता दीजिए। तो लिखा हुआ है कि अपील को और इस ओपिनियन के साथ में क्या किया जाएगा, वो किसके सामने रखी जाएगी, एक अनदर जज के पास रखी जाएगी उस कोर्ट का। एंड दैट जज, वो जो अनदर जज है, आफ्टर सच हियरिंग एज ही थिंक्स फिट, अगर उसको लगता है कुछ वो और हियरिंग करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, शैल डिलीवर हिज ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन देंगे, एंड द जजमेंट और ऑर्डर शैल फॉलो दैट ओपिनियन, और डेफिनेटली जो जजमेंट आएगा वो ओपिनियन को फॉलो करेगा, क्योंकि जो भी ओपिनियन देंगे वो मेजॉरिटी बन गया ना, इक्वली डिवाइडेड था, और उनका जो भी ओपिनियन आएगा या तो इधर आएगा या इधर आएगा, तो जिसके तरफ गया वो मेजॉरिटी बन गया, वही फाइनल जजमेंट हो गई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट का बेंच इक्वली डिवाइड हो जाए तो जो भी जो रीजनिंग आई है, जो डिसीजन पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, उस डिसीजन के साथ में एक थर्ड जज को, मतलब एक अदर जज को रिफर कर दिया जाएगा, उनके सामने मैटर रखी जाएगी, और वो जो अनदर जज हैं वो अपना ओपिनियन देंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या डिसीजन है, जो भी उनका डिसीजन होगा वही जजमेंट बन जाएगा, क्योंकि वो मेजोरिटी का फॉर्म ले लिया। अब है इसका प्रोवाइजो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड एट इफ वन ऑफ द जजेस कंस्टिट्यूटिंग द बेंच, इफ वन, एक ही की बात कर रहा है, of the judge constituting the bench, or where the appeal is laid before another judge under this section, that judge so requires, the appeal shall be reheard and decided by a larger bench of judges। कह रहा है कि जो मान लीजिए पहले 4 जज देख रहे थे, इनमें से कोई भी, या अगर इक्वली डिवाइड हो गए हैं, 4 जज देख रहे थे और इक्वली डिवाइड हो गए, 2 का एक ओपिनियन, 2 का एक ओपिनियन हो गया, या जो 5वीं को रिफर किया गया इक्वली हो जाए तो क्या करना है, 5 को रिफर करना है, इनमें से कोई भी, या जो एक 5वीं जज है उसमें से 5वां जज है, वो भी, किसी को भी लगता है कि इसको फिर से सुननी चाहिए, इस अपील को फिर से सुननी चाहिए, एक नया बेंच क्रिएट करके, तो नई बेंच क्रिएट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेजोरिटी नहीं बन पाई, और इसमें से कोई जज को लगता है कि फिर से हियरिंग होनी चाहिए, रीहियरिंग होनी चाहिए, तो रीहियरिंग होगी एक न्यू बेंच पे, या अगर जो एक्स्ट्रा जज जिसको दिया जा रहा है उनको भी लग रहा है कि अगर रीहियरिंग होनी चाहिए तो रीहियरिंग होगी। ठीक है, इसको फिर से एक बार रीड करता हूँ, देखिए, प्रोवाइडेड एट इफ वन ऑफ द जजेस कंस्टिट्यूटिंग द बेंच, मतलब इसमें से कोई भी, एंड और वेयर द अपील इज लेड बिफोर अनदर जज, मतलब अगर अनदर के पास जो रखा गया है इनका भी, इनमें से कोई, या ये सो रिक्वायर्स, अगर वो लोग डिमांड करते हैं, द अपील शैल बी रीहर्ड, रीहियरिंग का डिमांड करते हैं, एंड डिसाइडेड बाय अ लार्जर बेंच ऑफ जजेस, कि लार्जर बेंच से अगर हो जाए, डिसाइड हो तो वही होगा, तो लार्जर बेंच डिसाइड करेगा। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, अब आएगा फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। लिखा है कि जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय एन अपीलेट कोर्ट अपॉन एन अपील शैल बी फाइनल, जो अपीलेट कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो फाइनल होता है, उसके बाद कोई प्रोसीडिंग नहीं अलाउ होती है, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 418 लिखा हुआ है जिसमें इनहेंसमेंट की बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट इनहेंस कर सकता है, सेंटेंस तो आ गई है, लेकिन उसके जस्ट स्टेट गवर्नमेंट इनहेंसमेंट के लिए भी फर्दर प्रोसीडिंग कर सकता है, इनहेंसमेंट के लिए भी फर्दर प्रोसीडिंग कर सकता है। ओके, उसके बाद 419 है, 425 है, चैप्टर 32 जो कि डिफरेंस रिवीजन है, ये बस कुछ एक्सेप्शन है जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग अलाउ है, फॉर सम रीजन फर्दर प्रोसीडिंग अलाउ है, लेकिन उसके अलावा जैसे किसी का कन्विक्शन हो जाए, अपील हो जाए, उसके जो जजमेंट होगी वो बाइंडिंग होगी, मतलब उस फाइनल मानी जाएगी, उसका कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होनी है। बट इनहेंसमेंट के लिए इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो इनहेंस करा सकता है, सेंटेंस को इनहेंस करा सकते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। कोई एक्विटल हो जाए तो स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकता है। तो ये इसमें एमसीक्यू का बस एक ही क्वेश्चन है कि जजमेंट जो कि अपीलेट कोर्ट का फाइनल होती है कि नहीं होती है, तो ये बस लाइन आपको याद रखना है कि जजमेंट ऑफ द अपीलेट कोर्ट शैल बी फाइनल। ओके, प्रोवाइडेड, एक प्रोवाइजो दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग of the final disposal of an appeal against conviction, ठीक है, conviction को अंडरलाइन कर लीजिए, लिख रहा है कि
कन्विक्शन का अपील जो है फाइनल डिस्पोजल हो गया है, मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग, फर्क नहीं पड़ता है कि फाइनल डिस्पोजल ऑफ एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इन एनी केस। एक केस में कन्विक्शन का अपील हुआ था और वो फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया है, इवन इफ, मतलब अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो दिया हुआ है वो मानी जाएगी। क्या? द अपीलेट कोर्ट मे हियर एंड डिस्पोज ऑफ ऑन मेरिट्स एंड अपील अगेंस्ट एक्विटल अंडर 419 राइजिंग आउट ऑफ द सेम केस। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये एक प्रोवाइजो यानी एक्सेप्शन दिया हुआ है कि फर्दर प्रोसीडिंग अलाउ हो सकती है। कब? लिखा है कि एक केस है, ठीक है, एक केस है, इसमें कन्विक्शन हुई है और कन्विक्शन का अपील डिस्पोज हो गया है। तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग हो गया ना, अब कुछ नहीं होनी चाहिए। मैंने जनरल रूल से यही कहा कि अपीलेट कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है, अपीलेट कोर्ट का जो जजमेंट वो फाइनल। अब ये तो अपीलेट कोर्ट ही था ना, कन्विक्शन का अपील हुआ, अपीलेट कोर्ट का डिस्पोज भी कर दिया, अपीलेट कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया, मैटर क्लोज हो जानी चाहिए, फाइनल हो गया। लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसी केस से किसी एक्विटल का कोई एक्विटल भी हुआ है, इसी केस से कोई एक्विटल भी हुआ है, उसका अपील हो सकता है। ठीक है, इसी केस से कोई कन्विक्शन हुआ था, इसी केस से कोई एक्विटल भी हुआ है, इसकी अपील अभी भी हो सकती है। फर्क नहीं पड़ता है कि उस केस से एक कन्विक्शन का फाइनल डिस्पोजल भी हो चुका है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन भी कनेक्ट हो रही है, जो स्टार्ट ही किया था कि नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ए कन्विक्शन अपील हैज बीन फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ। एक कन्विक्शन अपील है एक केस से रिलेटेड जो कि फाइनली डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या नहीं फर्क पड़ता, अभी भी क्या हो सकता है, उसी केस से निकला हुआ एक एक्विटल का अपील अभी भी हो सकता है। समझ में आया निहारिका? सर थोड़ा कम समझ में आया। ओके ओके, एक बार पहले बेयर एक्ट का फिर से रीडिंग डाल लीजिए, फिर बताता हूँ। देखिए स्टार्टिंग कर रहा है प्रोवाइजो को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जनरल रूल आप समझ गए। जनरल रूल सबसे पहले यही लिखा था कि एक अपीलेट कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है। फाइनल करने का मतलब अब उससे में अब कुछ नहीं करना है, उससे अब छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन कह रहा है, प्रोवाइजो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट notwithstanding that the final disposal of an appeal against conviction in any case, इसको मैंने यही लिखा है कि एक केस है जिसमें किसी का कन्विक्शन हो गया है। एक केस में एक्विटल कन्विक्शन दोनों हो सकती है ना। एक केस में मान लो दो एक्यूज हो, एक का एक्विटल हुआ, एक का कन्विक्शन हुआ है, एक का एक्विटल एक कन्विक्शन हुआ। एक केस में दो एक्यूज है, ए और बी है, एक का कन्विक्शन हुआ था, बी का एक्विटल हुआ है। तो इस केस में एक कन्विक्शन हुई थी, उस कन्विक्शन का अपील हुई थी और अपील फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ हो चुकी, अपील क्या हो चुकी है, डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। अब कह रहा है, तो कह रहा है इसी से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इस केस से अपील हुई, इस केस में कन्विक्शन थी जिसका अपील डिस्पोज ऑफ हो गई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसी केस से अगर कोई एक्विटल हुई है तो उसका अपील अभी भी लाई करेगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि द अपीलेट कोर्ट में हियर एंड डिस्पोज ऑफ, अपीलेट कोर्ट अभी भी क्या कर सकता है, हियर कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है एन अपील अगेंस्ट एक्विटल, एक्विटल का अगेंस्ट का अपील arising out of the same case, जो कि सेम ही केस से राइज हो रहा है। तो इसी को मैं कंक्लूड करके कह रहा हूं कि एक केस से एक एक्विटल भी हुई है, एक केस से एक एक्विटल, उसी केस से एक एक्विटल भी हुई है, कन्विक्शन भी हुई है। कन्विक्शन का अपील फाइनली डिस्पोज ऑफ हो चुका है, लेकिन फिर भी उस केस से जो एक्विटल हुई है उसका जो अपील है अभी भी सुनी जा सकती है। ये जो सिनेरियो है, इससे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं क्लेम की जाएगी कि उस केस का तो ऑलरेडी एक अपील डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, इस केस का एक ऑलरेडी अपील सच में डिस्पोज ऑफ हो चुकी है इधर, लेकिन इस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कन्विक्शन का अपील था और ये एक्विटल का अपील है। इसी केस से एक कन्विक्शन भी हुआ था, एक एक्विटल भी हुआ था। जस्ट बिकॉज उस केस से रिलेटेड एक कन्विक्शन का अपील फाइनल डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्विटल का अपील नहीं हो सकती है। अपीलेट कोर्ट अभी भी उसी केस से निकला हुआ एक एक्विटल का अपील हियर कर सकती है और डिस्पोज ऑफ कर सकती है। समझ में आ रहा है किसको किसको? यस सर। ओके, यसी तुम्हें समझ में आया? सुचेता को ने थम्स अप कर दिया, कल्पना Yes, तुम sir. बताओ। ओके ओके, अब देखिए उसमें दूसरी बात, अब ये समझ में आ गया था, दूसरा भी वैसे ही है कि एन अपील फॉर द इनहेंसमेंट अंडर 419 राइजिंग ऑर्डर। इसी केस से एक और चीज आया है, इसी केस में किसी का कन्विक्शन हुआ है, इसी का भी मान लीजिए हुआ है, उसके इनहेंसमेंट के लिए अभी भी अपील सुनी जा सकती है।
ठीक है, भले ही कन्विक्शन का अपील डिस्पोज ऑफ हो चुका है, लेकिन इसी केस से निकला हुआ एक और अपील जो किस ग्राउंड पे है, इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए, इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, वो भी अभी भी सुनी जा सकती है। तो यही है कि ये हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सुनी जाएगी, ये भी सुनी जाएगी, एक्विटल का अपील भी सुनी जाएगी, इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस का भी अपील सुनी जाएगी। जस्ट बिकॉज कन्विक्शन का अपील डिस्पोज ऑफ हो चुका, इसका मतलब इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी सुनी जाएंगी। कौन सा अपील? एक्विटल का अपील और इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस का अपील। ओके, जो मैंने बताया था उसी में एक और ऐड हो गया क्लॉज 2 वाला, कि इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस का भी अपील सुनी जाएगी। ठीक है, अब आइए अबेटमेंट ऑफ अपील। अबेटमेंट ऑफ अपील लास्ट सेक्शन लिखा हुआ। अबेटमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ चीज खत्म हो जाना, मतलब कब अपील को खत्म मान लिया जाएगा, व्हेन अपील कम्स टू एन एंड, अपील कब खत्म हो जाती है, अबेटमेंट का वही मतलब हुआ। अबेटमेंट ऑफ अपील, अपील कब खत्म हो जाती है, ओवर हो गया अपील की कहानी। पहला लिखा हुआ है एवरी अपील अंडर सेक्शन 418 इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस का स्टेट गवर्नमेंट जो फाइल करता है, और सेक्शन 419 एक्विटल का अपील 419 था, shall be finally abate, मतलब अबेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज पर्सन के डेथ पे। ठीक है, क्योंकि मान लो एक्यूज ही मर गया तो भाई सेंटेंस इनहेंस कराने का क्या मतलब रहा? जब एक्यूज ही नहीं रहा तो एक्यूज के खिलाफ आपने अपील फाइल कर दिया था किस चीज के लिए? सेंटेंस बढ़ाने के लिए। अब एक्यूज ही नहीं रहा तो कोई लॉजिक बनता है उसके सेंटेंस इनहेंस करने का, सुनने का बनता है लॉजिक? निहारिका, नो सर। नहीं बनता है। बिकॉज क्यों? इसका रीजन इसका रीजन यही है, बिकॉज इनहेंसिंग सेंटेंस और चैलेंजिंग एक्विटल बिकम्स पॉइंटलेस। कोई एक्विट हुआ था, उसके एक्विटल को चैलेंज आपने किया हुआ था, अब वो रहा ही नहीं पर्सन, तो क्या ही कन्विक्ट होगा वो? ठीक है, कन्विक्ट होगा ही नहीं, जिंदा रहता तब ना कन्विक्ट होता। उसका एक्विटल हुआ था, आप एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल किए हुए थे, अब कन्विक्ट होने का पॉइंटलेस बन गया, बिकॉज ये अपील जिस ग्राउंड पे था दैट ग्राउंड फ्रस्ट्रेट हो गया, वो पॉइंटलेस बन गया, दैट्स व्हाई वो खत्म हो जाता है। इसलिए पहला क्लॉज कह रहा है कि जब कोई अपील फाइल होती है फॉर इनहेंसिंग सेंटेंस या फॉर चैलेंजिंग एक्विटल, देन और उस केस में एक्यूज पर्सन की डेथ हो जाती है, मतलब उस पर्सन की, सॉरी पर्सन, हाँ एक्यूज पर्सन की डेथ हो जाती है, तो अपील अबेट कर जाता है, अपील खत्म हो जाती है, बिकॉज ये दोनों ग्राउंड पॉइंटलेस बन गया, ये दोनों पे जजमेंट आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, सब सेक्शन 2 देखिए, एवरी अदर अपील। अब दूसरा अपील, दूसरे में क्या आ जाएगा? कन्विक्शन वाली अपील, दूसरे में कन्विक्शन वाली अपील आ जाएगी। एक्विटल तो यहाँ ही गई, इनहेंसिंग आके एक्विटल आ गई, बच्चे कन्विक्शन ही ना। एवरी अदर अपील जो कि कन्विक्शन का अगेंस्ट अपील की बात कर रहा है, अंडर दिस चैप्टर एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम ए सेंटेंस ऑफ फाइन, एक को एक्सक्लूड कर दिया गया है, शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेंट। और वो किस कब अपील हो जाए, खत्म हो जाएगा? अपीलेंट के ही डेथ पर। मतलब जो अपील किया था, मान लीजिए मेरा कन्विक्शन हुआ था, मैंने अपील किया था, मेरा ही डेथ हो गया, तो अपील अबेट कर गई, अपील अबेट कर गई, खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ कन्विक्शन की बात कर रहा है, प्राइमरी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन अदर अपील में वही आ गई ना। एक्विटल का तो ऊपर डील हो गया, इनहेंसिंग सेंटेंस के लिए तो कन्विक्शन का अपील है। कन्विक्शन का अपील कौन फाइल किया होगा? कन्विक्टेड पर्सन फाइल किया होगा, कन्विक्टेड फाइल किया होगा ना। कन्विक्शन का अपील कन्विक्टेड पर्सन, और कन्विक्टेड पर्सन की डेथ हो गई, तो अब जो पर्सन कन्विक्टेड था वो अपील फाइल किया था अपनी एक्विटल के लिए, वो मर ही गया, तो यहाँ भी चीजें पॉइंटलेस हो गई। अब मर ही गया तो आजादी क्यों चाहिए उसको? उसको तो मिल गई आजादी हमेशा के लिए, एक्विटल से क्या करेगा वो? कन्विक्शन का फाइल किया था अपील एक्विटल के लिए, तो अब एक्विटल लेने से कोई फायदा है नहीं, दैट्स व्हाई ये भी अबेट कर जाती है। इसमें क्या एक्सेप्ट किया हुआ था? एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम ए सेंटेंस ऑफ फाइन। ये इसलिए ना क्योंकि फाइन किससे ली जाती है? फाइन अगर वो ना रहा तो उसके स्टेट से ले ली जाएगी ना, फाइन स्टेट से ले ली जाती है। फाइन एक पर्सन जो है उसका स्टेट जिम्मेवार हो जाता है, क्योंकि उसने क्राइम किया हुआ है, तो डिसीज का जो स्टेट होता है, स्टेट ESTAT वाला मैं बोल रहा हूँ, और वो स्टेट जो है वो लायबल होता है उसके किए हुए कर्म के लिए, तो दैट्स वाई उसके रहने ना रहने से उस इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि वो ना भी रहे तो वो लायबल होगा वो चीज। प्रोवाइडेड दैट, एक इसका एक्सेप्शन, जो मेन एक्सेप्शन अब है इसका, प्रोवाइजो, provided that where the appeal is against a sentence
sorry, against a conviction and sentence of death or of imprisonment, and the appellant dies during the pendency of the appeal, any of his relative, near relative, may within 30 days, अंडरलाइन कर लीजिए, within 30 days, within 30 days 30 दिन के अंदर of the death of the appellant may apply to the appellate court for leave, permission के लिए to continue the appeal, and if leave is granted the appeal shall not abate. अब ये किस चीज के लिए रखी गई है? अब मान लीजिए कन्विक्शन का अपील था, कन्विक्शन का अपील है, पर्सन कन्विक्टेड हुआ था, वो अपील किया हुआ है, अब उसकी डेथ हो गई है, डेथ हो गई है, तो नॉर्मल रूल क्या होगा? अपील अबेट कर जाएगी, अपील अबेट कर जाएगी। अब लेकिन लिख रहा है कि उसको सजा हुई थी सजा हुई थी अगेंस्ट ए कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसको कोई इम्प्रिजनमेंट या डेथ वाली ऑफेंस की बात कर रहा है। उसमें कह रहा है कि जो नियर रिलेटिव है अभी भी अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि अभी भी चांसेस है कि उसके फेवर में जजमेंट आ जाती, तो जो स्टिग्मा अटैच्ड है वो तो नहीं होती। जब कोई पर्सन कन्विक्टेड हो जाता है तो उस एक स्टिग्मा अटैच हो जाती है कि वो रेपिस्ट है, वो मर्डरर है, वो क्रिमिनल है, वो चोर है, ठीक है, होती है कि नहीं अटैच स्टिग्मा निहारिका? यस सर। हाँ, और वो उस एक्यूज्ड को तो परेशान करेगा ही वो स्टिग्मा, अब वो तो रहा नहीं, बट फैमिली मेंबर्स को भी इफेक्ट करती है। तो उस एक्यूज पर्सन के रेपुटेशन के लिए या उसके फैमिली मेंबर्स के रेपुटेशन के लिए ये अलाउ की गई है प्रोविजन, ठीक है। ये प्रोविजन उस एक्यूज पर्सन या उसके फैमिली मेंबर के रेपुटेशन को एक तरह से रीस्टोर करने के लिए, और वो रीस्टोर कब होगा? जब जजमेंट उनके फेवर में कहीं आ जाए, अपील का जजमेंट उनके फेवर में आ जाए। दैट्स वाई उनको मौका दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं? कोर्ट का परमिशन लेकर के अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं। खुद से नहीं कंटिन्यू करना है, लीव की बात की गई है, यानी कोर्ट परमिट करेगा, ठीक है। क्या करना है? मे विद इन 30 डेज ऑफ द डेथ ऑफ द अपीलेंट अप्लाई टू द अपीलेट कोर्ट फॉर लीव, अपीलेट कोर्ट में उन्हें अप्लाई करनी है ताकि अपीलेट कोर्ट उनको परमिशन दे दे कि आप कंटिन्यू कीजिए, फॉर लीव परमिशन लेनी है, और अगर परमिशन मिल जाती है तो कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो आप समझ गए, नॉर्मल रूल ये था कि कोई कन्विक्शन का भी अपील अबेट कर जाता है जब वो कन्विक्टेड पर्सन डेथ हो जाता है। एक्चुअली वो अपीलेंट डेथ हो गया, जो भी अपीलेंट है वो डेथ हो गया तो कन्विक्शन का अपील भी अबेट कर जाता है। बट इसका एक्सेप्शन ये हो गया कि अगर उसको सजा हुई है, चाहे वो डेथ पेनल्टी से रिलेटेड ऑफेंस है, तो उसके नियर रिलेटिव जो है वो 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपीलेट कोर्ट में, और कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपील को कंटिन्यू रखा जाए ताकि उनके रेपुटेशन को वो लोग फिर से रिस्टोर करवा पाए। और यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है इन दिस सेक्शन नियर रिलेटिव मींस पेरेंट, स्पाउस, लीनियर डिसेंडेंट, ब्रदर, सिस्टर। ओके, ये तो रट लेने वाली चीज है। समझ में आया ये वाली सेक्शन? यस जी? Yes, sir. ओके, और कोई डाउट है? कल्पना, सुचेता? कल्पना, कल्पना वही? नो सर। ओके, तो ये अबेटमेंट ऑफ अपील था लास्ट सेक्शन, जिसमें अपील को अबेट करने की बताई गई है कि किस सिचुएशन में अपील अबेट कर जाता है, मतलब वो खत्म ही हो जाता है। और वो कौन सा सिचुएशन है? जब वो मर जाता है, अगर एक्यूज पर्सन डेथ हो गया तो इनहेंसमेंट का जो अपील है या एक्विटल का अगेंस्ट का अपील है, जब एक्यूज पर्सन ही नहीं रहा तो उसके सेंटेंस इनहेंसमेंट का अपील या उसके अगेंस्ट एक्विटल का अपील अवेट कर जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि दैट बिकम्स पॉइंटलेस। अदर सिनेरियो जो था कि जब अपीलेंट ही नहीं रहा तो उसके कन्विक्शन का अपील भी अवेट कर जाएगा, क्योंकि वो कन्विक्टेड है तो एक्विट ही क्यों हो पाएगा। बट इसका एक्सेप्शन जो हमने देखा कि फैमिली मेंबर अभी भी फाइल कर सकते हैं अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर कराने के लिए। तो अगली चैप्टर जो है रेफरेंस रिवीजन, इसको स्टार्ट किया जाए या कल किया जाएगा? कल भी क्लास में सोच रहा हूँ हो जाए, संडे को कल हो जाए ना? रखी जाए या नहीं रखी जाए? बताइए कौन कौन लोग आएंगे। निहारिका तुम बताओ, कल्पना बताओ, यशी और सुचेता ने ऑलरेडी सब कर दिया है। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग कल पढ़े रेफरेंस और रिवीजन। ओके, उसके बाद बेल पढ़नी है। सर ठीक है कल फिर। क्लास सेम टाइम होगी या मॉर्निंग में होगी? हाँ, कब रखी जाए बताइए, जब भी बोलिए कल हो जाएगी। कब रखी जाए?
यसी तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कब रखी जाए? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइम, बस मैं पूछ